अच्छा जी, तो वी आर स्टार्टिंग विथ मई जून 2024 पेपर 2 वेरिएंट 2 सेक्शन ए विच इज डेटा रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सेक्शन ए इज अ डेटा रिस्पॉन्स। जी अनुज बेटा, आपका क्लास सही, तो इसको सही से पहले रीड करेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। Dilemma for the European Central Bank is the name of the data response. कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं। The Eurozone consists of 19 European Unions states that have agreed to use a common currency, the euro, and monetary policy, both of which are governed by the ECB. मतलब 19 स्टेट से मिलके जो है वो एक कॉमन करेंसी बनाई है यूरो, और एक ही मॉनेटरी पॉलिसी यूज कर रहे हैं विच इज गवर्न्ड बाय द ईसीबी, विच इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक. द ईसीबी सेट्स द इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल ऑफ द 19 members of the eurozone, and since July 2021 has aimed to maintain the rate of inflation at 2%. Very important. जाहिर है 2 to 3% inflation maintain करने की कोशिश करोगे, which is beneficial. In the medium term, interest rate have been held at 0% since March 2016. अब एक ग्राफ हमें दिया हुआ है जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑन द वाई एक्सिस है. Now this is not the percentage, this is a consumer price index. ये परसेंटेज नहीं है, सही है. मैंने कहा भी था कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन की रिकॉर्डिंग देख के रखना बिफोर दिस पेपर. दिस represents the rate of inflation. मतलब this is linked with the rate of inflation, but this is not the rate of inflation. सही है. This is linked with it, but it's not actually the rate of inflation. मंथली में सही है. तो पहले हम इसका अगर ट्रेंड चेक करें ना, पहले ट्रेंड चेक करते हैं. ट्रेंड यहां पर ऐसा कुछ बन रहा है कि बढ़ता जा रहा है. सही है, बढ़ता जा रहा है, बीच में गिरा है, बढ़ता जा रहा है, बीच में गिरा है. अब बेसिकली ये है क्या, इंडेक्स क्या होता है भाई? फॉर एग्जांपल एक बेस ईयर है. मैं आपको बेस ईयर का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, आपने सारी क्लासेस में ली है. तो बेस ईयर इज अ कॉन्सेप्ट जो कि ये कहता है कि दिस इज द मोस्ट स्टेबल ईयर ऑफ अ कंट्री. मैंने किस तरह आपको याद कराया था कि ये खानदान का एक ऐसा बच्चा है जिससे आपको कंपेयर किया जा रहा है. सही है, बेंचमार्क है आपके खानदान का, ये स्टार लाता है. सही है. तो कहने का मकसद क्या है कि भाई बेंचमार्क है 100, बेस ईयर में द प्राइस इंडेक्स इज 100. ठीक है, ऊपर ऊपर से याद कराने के लिए बता रहा हूं, ऐसे तो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी. बेस ईयर में द प्राइस इंडेक्स इज 100. अच्छा भाई, भाई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 2020 इज द बेस ईयर एंड 2020 में प्राइस इंडेक्स 100 है. 2021 में 2021, सुनना गौर से, 2021 का इंडेक्स जो है वो 110 हो गया, 110 हो गया. बेस ईयर हमेशा 100 ही है. 2020 इज बेस ईयर, प्राइस इंडेक्स इज 100. 2021 में इंडेक्स जो है वो 110 हो गया. इसका मतलब ये हुआ है कि जो चीज 2020 में 100 रुपए की थी वो चीज 2021 में 110 रुपए की हो गई है. इसको इस तरह याद करो, कॉन्सेप्ट ये नहीं है याद, मैं ऐसे कराता हूँ. जो चीज 2020 में 100 रुपए की है वो चीज 2021 में 110 रुपए की हो गई है. तो प्राइस कितने से बढ़ी? 10% से बढ़ी. अगर आप परसेंटेज चेंज निकालोगे तो न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 10% आएगा. इसका मतलब प्राइसेस 10% से बढ़ी है. इस तरह देखते हैं प्राइस इंडेक्स को. अब आप नोट करो, मैं आपके सामने देख रहा था पूरा ट्रेंड, और उस ट्रेंड में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है. तो ये 2 महीने ऐसे हैं जिसके बीच में गिर रहा है, ये 2 महीने ऐसे जिसके बीच में गिर रहा है. तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना परसेंटेज फॉल आया है प्राइस में, कितना परसेंटेज फॉल आया है प्राइस में? दिस इज डिफ्लेशन. यहां पर आपका रेट नेगेटिव आएगा. तो रेट नेगेटिव, क्योंकि जो चीज इस महीने में 107.7 की थी वही चीज अगले महीने में 107.6 की हो गई है. इसका मतलब प्राइसेस हैव फॉलन. कितने परसेंट से फॉल हुई है कैसे पता चलेगा? अभी कैलकुलेट कर लेते हैं. न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो न्यू इज 107.6, न्यू इज 107.6. मुझे कोई कैलकुलेट करके दे देना प्लीज. न्यू इज 107.6 एंड ओल्ड इज 107.7. ठीक है, डिवाइड कर दूंगा ओल्ड से विच इज 107.7, मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 100 से. तो मुझे बताओ कितने से प्राइस फॉल हुई है बिटवीन दीज 2 मंथ्स?
कितने से प्राइस फॉल हुई है बिटवीन दीज 2 मंथ्स, कोई बता सकता है? ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100, कितने से प्राइस फॉल हुई है? थोड़े और आंसर बताओ, सही है। तो 1.09% से आपकी प्राइस जो है वो फॉल हुई है बिकॉज द रेट इज नेगेटिव। व्हेन द रेट इज नेगेटिव दिस इज डिफ्लेशन, व्हेन द रेट इज नेगेटिव दिस इज डिफ्लेशन। तो इस तरीके से देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन को। मैं आपको एक और कैलकुलेशन भी अभी दिखाऊंगा। मजीद अगर हम ट्रेंड को फॉलो करें तो वापस बढ़ना शुरू हुई, और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, बढ़ते गई। अब दो एक्सट्रीम्स को टेस्ट करते हैं, सही है, दो एक्सट्रीम्स को टेस्ट करते हैं। बेटा हमें बेस ईयर अभी पता ही नहीं है, तो मैं किसी को भी बेस ईयर कंसीडर, आप कैसे अज्यूम कर सकते हो दिस इज द बेस ईयर? वी डू नॉट नो दिस इज द बेस ईयर, सही है, तो यू कांट अज्यूम बेस ईयर। बताएगा तो करेंगे, वरना छोड़ दो, बेस ईयर का कोई लेना देना ही नहीं है। अब मुझे जो है ये वाला और ये वाला दो एक्सट्रीम्स यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है, मुझे देखना है यहां से यहां तक कितनी परसेंटेज इंक्रीज आया है प्राइस में। मुझे देखना है यहां से यहां तक कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है प्राइस में। वापस फॉर्मूला लगाते हैं, व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू? द न्यू वैल्यू विल बी 111.74, the new value will be 111.74 minus the old value which is 106.4353 divided by 106.53 multiplied by 100। तो मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, कितने से प्राइस बढ़ रही है, क्या परसेंटेज है? 4.89%। दिस इज हाउ यू चेक द ट्रेंड। तो अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस करूं, अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस करूं फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, तो मैं बोलूंगा ओवरऑल तो प्राइस 4.89% से बढ़ी है, पर बीच में एक ऐसा फेज आया था जुलाई 21 का जहां पर 0.09% से प्राइस फॉल हुई है। ये आपका ट्रेंड है। ओवरऑल 4.89% से प्राइस बढ़ी है, ओवरऑल 4.89% से प्राइस बढ़ी है, बट बीच में एक ऐसा महीना आया था जहां पर 0.09% से प्राइस फॉल हुई थी। सही, दिस इज हाउ यू रीड दिस ग्राफ। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, अगर आपने सही से फॉलो किया तो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़े। In March 2022, the annual rate of inflation hit a record high for the Eurozone of 7.75% and is forecast to continue to rise throughout the 2022. Additionally, according to the ECB Vice President, annual economic growth is expected to fall from 4.6% at the end of 2021 to around 0%. तो real GDP आपका नीचे आएगा, मतलब इंक्रीज ऑफ द रियल जीडीपी बंद हो जाएगा, लो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आप जाओगे, आपका ग्रोथ रेट जो है ना बेसिकली 0% हो जाएगा, रियल जीडीपी बढ़ना रुक जाएगा। रियल जीडीपी बढ़ रहा है पर वो आपको नहीं बढ़ेगा, पहले 4.6% से बढ़ रहा था, अब 0% का मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है एट द एंड ऑफ 2022। अच्छा भाई, तो आप यहां पर बोलोगे रियल जीडीपी ग्रोथ स्टॉप। मोस्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल ऑन कंज्यूमर। सारा जो है नजला है ना वो कंज्यूमर्स पे गिरेगा। मच हायर एनर्जी कॉस्ट, बिजली वगैरह महंगी हो रही है, ऑयल महंगा हो रहा है, and rising food prices tend to have a more severe effect on poorer households because poorer households का एक major proportion of income इन चीजों पे जा रहा होता है, because उनकी इनकम तो बहुत कम है, तो उनका majority percentage of income is spent on these things and those on fixed income। जाहिर है, देखो जो फिक्स्ड इनकम्स वाले हैं उनकी इन्फ्लेशन की वजह से रियल वैल्यू तो कम हो रही है। मतलब आप बेसिकली समझो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बेसिकली हो ये रहा है कि बिजनेस इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है, जनरली फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो सारा अफेक्ट जो है वो कंज्यूमर्स पे आ रहा है। और उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम होगा, विच विल क्रिएट अ शॉर्टेज इन द इकोनॉमी एंड विच विल इंक्रीज द प्राइस लेवल, एंड दिस इज व्हाट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज। दिस इज व्हाट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज। ठीक है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन आ रही है यहाँ पे रादर देन डिमांड साइड। The main causes of the rapid increase in the inflation rate are the supply side factors। बिल्कुल देखो उसने खुद बता दिया कि भाई short run aggregate supply कम होने की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। The rise in energy prices result from a combination of the COVID-19 pandemic and the conflict between the Russia and Ukraine, which have reduced supplies of oil and gas।
Additionally, the Eurozone labor market is increasingly suffering from a shortage of supply as unemployment has fallen to a record low of 6.8%. अब आप इस चीज को समझो, अनएम्प्लॉयमेंट कम होते जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होते जा रही है तो वर्कर्स की शॉर्टेज हो रही है, वर्कर्स की शॉर्टेज हो रही है तो वेजेस बढ़ती जाएंगी, ये भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे। दो तरीके से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है, दोनों तरीकों से हो रही है। अब किसका इंपैक्ट ज्यादा है हमें नहीं पता, कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है टू दिस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि एनर्जी प्राइसेस और फूड प्राइसेस कितनी बढ़ रही हैं, हमें नहीं पता कि वेजेस कितनी बढ़ रही हैं। सो वी कैन नॉट आंसर कि किसका ज्यादा जोर है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे, क्योंकि दोनों से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रही है। इन Feb 2022 with further falls predicted, because the rise in the rate of inflation is almost exclusively supply side driven, the ECB fears that this will lead to further falls in economic growth, leading to a period of stagflation. What is stagflation? Where an economy experiences high inflation and low economic growth at the same time. तो basically this happens, ये कब होता है, ये कब होता है, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के टाइम पे होता है। अगर मैं यहाँ पर आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ग्राफ बना के दिखाऊं तो वाई एक्सिस पे लिखोगे प्राइस लेवल, एक्स एक्सिस पे लिखोगे रियल जीडीपी, फिर आप एक बनाओगे डाउनवर्ड स्लोपिंग एग्रीगेट डिमांड, अपवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, ये जो है वो आपका इक्विलिब्रियम आ गया, विच इज योर प्राइस एंड दिस इज योर रियल जीडीपी। दिस इज प्राइस, दिस इज रियल जीडीपी। जैसे ही शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को कम करोगे, जैसे ही शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को कम करोगे तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के कम होने की, अब जाहिर है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम क्यों हो रही है, ड्यू टू एन इंक्रीज इन द कॉस्ट। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के कम होने से इकोनॉमी में शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से प्राइस लेवल बढ़ रही है। मैंने आपको अपने लेक्चर्स में, क्रैश कोर्स में, नॉर्मल क्लासेस में हमेशा ये बात बताई है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज वेरी डेंजरस फॉर योर इकोनॉमी, क्योंकि ये वाहिद ऐसी इन्फ्लेशन है जो रियल जीडीपी को कम करती है। अगर आप डिमांड पुल को अपने दिमाग में थोड़ा स्केच करना शुरू करो और एटी को राइट पर शिफ्ट करो तो रियल जीडीपी बढ़ता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा डेंजरस है आपकी इकोनॉमी के लिए, एंड इट लीड्स टू स्टैगफ्लेशन। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी आती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होती है। इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमी में महंगाई भी आ रही है, आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो रहा है, दो मसले साथ हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई भी आ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो रहा है। और यही बोला है इसने कि भाई ये सप्लाई साइड जो इन्फ्लेशन आ रही है, ये जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रही है, दिस हैज लेड टू अ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब है व्हेन एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि इस ग्राफ से क्लियरली मुझे समझ आ रहा है। एट द सेम टाइम दोनों चीजें हो रही हैं। अब अगर हम क्वेश्चंस की तरफ आए, क्वेश्चंस भी नहीं बल्कि एक और इसने यहाँ पर केस दिया हुआ है, तो और अभी लिखा हुआ है। अब देखो इसने आगे क्या लिखा हुआ है, इसने परसेंटेज दिया हुआ है और ये इससे कुछ महीने दिए हुए हैं, और साथ में इसने लिखा हुआ है परसेंटेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप देखो तो पहले बढ़ी है, फिर उसके बाद गिरती ही जा रही है, तो रिकॉर्ड लो जा रही है, रिकॉर्ड लो देखो जा ही रही है, नीचे ही जा रही है। तभी तो शॉर्टेज हो रही है वर्कर्स की, तभी तो वेजेस बढ़ रही है। All this leaves ECB with a dilemma. Should it, option one, increase interest rates substantially now to control the increasing rate of inflation and risk weakening economic growth even further? Obviously, if you increase the interest rate, savers, borrowers, exchange rate पे impact आएगा, जिसकी वजह से AD जो है वो कम हो जाएगा. This is a contractionary monetary policy. जाहिर सी बात है एटी तो कम यहाँ पर होगा, पर आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड के कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड के कम होने से इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, तो जाहिर सी बात है देखो इकोनॉमिक ग्रोथ मजीद वीकन हो जाएगी. अच्छा, फिर दूसरा ऑप्शन, इंक्रीजिंग देम स्लाइटली in the hope that supply pressure will ease soon. This runs the risk of making high inflation more permanent if the pressure does not ease. और टेंशन हो सकती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से भी तो कॉस्ट बढ़ेगी, लोन्स वगैरह महंगे हो जाएंगे. लीव इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड. तो तीन ऑप्शन है इनके पास. अब सवाल देखते हैं क्या है. अब ऐसे तो नहीं बता सकते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सवाल के अकॉर्डिंगली जवाब देंगे. तो क्वेश्चन पार्ट ए जो है वो क्या कह रहा है, पार्ट ए में कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट हैज हैपेंड टू द कंज्यूमर प्राइसेस इन द यूरोजोन बिटवीन मार्च 2021 एंड फेब 2022. तो बेसिकली दे आर आस्किंग फ्रॉम मार्च, तो दिस इज मार्च, दिस इज मार्च एंड दिस इज फेब. तो मार्च और फेब की पूरा ट्रेंड पूछ रहा है. तो पहले तो मैं उसको बोलूंगा भाई मार्च टू फेब बेसिकली प्राइस लेवल बढ़ रही है फ्रॉम 4.89% से प्राइस बढ़ रही है, एक्सेप्ट जुलाई 2021 जिसमें 0.09% का प्राइस में फॉल आया है. तो ये कमेंट्स आपके होंगे. तो किस तरह लिखोगे आप, बेसिकली उसको ऐसे बताओगे कि आप बोलोगे सीपीआई हैव राइजन ओवरऑल
परसेंटेज चेंज जो मेरे पास आ रहा है वो क्या है, 4.89% का प्राइस का राइज आ रहा है। फिर मजीद में उसको क्या बोलूंगा, एक्सेप्ट जुलाई 2021 where the price level has fallen by 0.09%। ठीक है जी, नेगेटिव इन्फ्लेशन हो गई थी हमारी। कौन सी इन्फ्लेशन हो गई थी, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहा है स्टार्ट और एंड तो देखेंगे, पर बीच में जो हो रहा है वो भी बताना पड़ेगा, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, दिख रहा है साफ साफ। बीच की फ्लक्चुएशन इतनी नहीं हो रही ना, एक ऑब्वियस फ्लक्चुएशन उसने बता दी है। सही है, ऐसे सवाल में आइडेंटिफाई नहीं बोलेगा। ट्रेंड एनालिसिस में दे कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का वर्ड यूज नहीं करेगा वो। पार्ट बी में कह रहा है विद द हेल्प ऑफ एन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम आइडेंटिफाई द मेन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन द यूरोजोन। तो ये पार्ट बी का ग्राफ हमने अभी से बना लिया है कि कह रहा है डायग्राम के थ्रू बता दो कौन सी इन्फ्लेशन है। तो दिस इज पार्ट बी, दिस इज पार्ट बी। आइडेंटिफाई देखो, ये आइडेंटिफाई। अब ये आइडेंटिफाई ना सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ दो, ये आइडेंटिफाई ना कि सिर्फ ग्राफ बना के छोड़ दो और कुछ भी नहीं करना। दिस इज पार्ट बी का आंसर, दिस डायग्राम इज पार्ट बी का आंसर जो हम पहले से बना चुके हैं। ठीक है, तो दो पार्ट्स हमारे हो गए। अब आते हैं मेन पार्ट्स की तरफ। तो पार्ट सी क्या कह रहा है, यहीं पढ़ लेता हूँ। पार्ट सी कह रहा है कंसिडर, अब कंसिडर है 4 मार्क का सवाल है, 1 मार्क इवैल्यूएशन का होगा। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर इन द यूरोजोन मे हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन। कह रहा है किस हद तक ये शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर ने कंट्रीब्यूट किया है टू द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इन द यूरोजोन। साथ में एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ रही थी, तो दोनों बताऊंगा किस हद तक बोला है। देखो किस हद तक, अब सुनना जरा कैसे आंसर होगा। पार्ट सी देखना गौर से। पार्ट सी में सबसे पहले तो उसको मैं बताऊंगा, देखो ये जो आप कह रहे हो ना शॉर्टेज ऑफ लेबर, ये तो हुआ ही है। ये जो आप कह रहे हो ना शॉर्टेज ऑफ लेबर, ये तो हुआ ही है। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर लिखा है ना, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर, ये तो हुआ ही है। इसने तो कंट्रीब्यूट किया ही है। कैसे कंट्रीब्यूट करा है, जाहिर है जब वर्कर्स की शॉर्टेज होगी तो वेजेस बढ़ेंगी, दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम होगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम होगा तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, और प्राइस लेवल के बढ़ने की वजह से कॉस्ट कुछ इन्फ्लेशन आ रही है। तो जो चीज इसने बोली वो तो मैंने उसको बता दी, मुझे यहाँ पर ये 2 मार्क दे देगा। फिर मुझे एक और मार्क उठाना है और उसको बताना है कि देखो यार ये तो हो रहा था, पर साथ में एनर्जी प्राइसेस भी तो बढ़ रही थी, साथ में एनर्जी प्राइसेस भी तो बढ़ रही थी। तो आप उसको बोलोगे यार साथ में जो है देखा जाए तो एनर्जी की प्राइसेस भी बढ़ रही थी, या एनर्जी की कॉस्ट बढ़ रही थी बेसिकली। सही है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो दिस हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, दिस हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कंसिडर दी एक्सटेंड बोला है ना, तो ओवरऑल मुझे बताना है किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है, तो ये तो मैं बता ही नहीं सकता। तो मैं डिपेंड पे कहानी डाल दूंगा, मैं डिपेंड पे कहानी डाल दूंगा। मैं बोलूंगा भाई इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव राइज इन कॉस्ट। किसने कितना कंट्रीब्यूट करा है मुझे नहीं पता। विच रेज इज मोर सिग्निफिकेंट, या विच राइज इज मोर सिग्निफिकेंट। हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता कि किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, तो पार्ट सी इज वेरी सिंपल। अच्छा पार्ट डी में कह रहा है using the concept of price elasticity of demand, assess the relative impact on poorer households, including those on fixed incomes of rising prices of food and energy. कह रहा है पीईडी के कॉन्सेप्ट को यूज करके असेस करो ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑन द गरीब हाउसहोल्ड्स, इंक्लूडिंग दोज ऑन फिक्स्ड इनकम्स। सही है, ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड एंड एनर्जी। अब यहाँ पर पीईडी को यूज करके मुझे ओवरऑल बताना है कि कितना इंपैक्ट आ रहा है गरीबों पे, कितना इंपैक्ट आ रहा है फिक्स इनकम वालों पे, ऑफ द राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड एंड एनर्जी। और जाहिर सी बात है असेस का सवाल है तो 2 मार्क इवैल्यूएशन की भी है। तो देखते हैं किस तरह करना है पार्ट डी। तो मैं स्टार्ट करूंगा पीईडी की डेफिनेशन से, क्योंकि बड़ी आसान डेफिनेशन है, नहीं भी लिखनी तो ना लिखो, मेरे हिसाब से लिख लेनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लो तो बेहतर है। पीडी डिफाइन करो, पीडी डिफाइन करके पीडी का फॉर्मूला भी बता दो भाई, क्या पता मार्क्स देते गलती से, सही क्या पता मार्क्स देते। अब आप उसको सबसे पहले तो ये बताओ, जो आरिस ने कर लिया आइडेंटिफाई पहले ही,
कि यार सर फूड एंड एनर्जी तो इनइलास्टिक होते हैं, तो बिल्कुल आप लिखोगे ये चीज, आप बोलो फूड एंड एनर्जी आर नेसेसिटी गुड्स, फूड एंड एनर्जी आर नेसेसिटी गुड्स, इनकी जो डिमांड है वो प्राइस इनइलास्टिक है, इनकी जो डिमांड है वो प्राइस इनइलास्टिक है। मतलब बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अगर प्राइस यहाँ पर ज्यादा से बढ़ भी जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड तो कम से ही गिननी है, तो बेसिकली लोगों का टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उनकी बैंड बज रही है और कुछ नहीं हो रहा है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना यहाँ पे। तो आप उसको ये बोलो कि भाई ग्रेटर इंपैक्ट विल बी ऑन पुअर, greater impact will be on poor and those on fixed incomes. Higher proportion of income इनका इन चीजों पे जा रहा है, higher percentage of income इनका इन चीजों पे जा रहा है। So higher proportion of income is spent on food and energy। सही है। फिर आप उसको ये भी बोलो कि यार ये जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं, ये जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं, ये जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं, तो पुअर हाउस होल्ड जो है वो बेसिकली उनकी रियल इनकम कम हो रही है ना, बिकॉज पुअर हाउस होल्ड हो गए या फिक्स इनकम वाले हो गए, जाहिर है महंगाई की वजह से, प्राइजेस बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, तो इनकी रियल इनकम तो कम हो रही है। तो आप बोलो ये जो रियल इनकम कम हो रही है ये भी तो एक मसला है ना। देखो जनरली भी देखा जाए तो इनकी इनकम का बड़ा हिस्सा इन चीजों पर जा रहा है, पर क्योंकि रियल इनकम भी गिर रही है ना, तो और फंस रहे हैं ये लोग। सही है, और फंस रहे हैं। देयर इनकम इज नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन से एडजस्ट हो जाती है और अगर इनको बेनिफिट्स मिल जाते हैं और इन्फ्लेशन के हिसाब से इनकी इनकम बढ़ जाती है तो इनको उतना टेंशन नहीं होगा। तो ओवरऑल इन पे कितना ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है ये बहुत चीजों पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको ओवरऑल कंक्लूड करूं इस चीज को कि भाई इन पे कितना इंपैक्ट आ रहा है गरीबों पे या फिक्स्ड इनकम वालों पे कितना इंपैक्ट आ रहा है, तो सबसे पहले तो तुम उसको ये बोलो कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर कि हाउ इज योर गवर्नमेंट टेकिंग एक्शन टू सपोर्ट दोज हु नीड, मतलब हाउ यू आर सपोर्टिंग देम जिनको जरूरत है। तो आप उनको बोलो डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस, बिकॉज गवर्नमेंट नीड्स टू गेट इन्वॉल्व अगर इनको सपोर्ट करना है, वोट बनना, ये तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की तरफ निकल जाएंगे। सो देयर शुड बी अ सपोर्ट प्रोग्राम, देयर शुड बी अ सपोर्ट प्रोग्राम जो कि इन फिक्स इनकम वालों को या इन गरीबों को हेल्प करेगी। फिर आप ये भी कह सकते हो इट ऑल्सो डिपेंड्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स, एक पॉइंट लिखना है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेगोशिएटिंग पावर to raise, it also depends on negative negotiating power to raise their pay level। ये किस तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं अपनी पे लेवल बढ़ाने में। अगर देखा जाए तो इनकी नेगोशिएटिंग पावर इतनी नहीं होगी। जो फिक्स इनकम पे होते हैं या जो गरीब होते हैं वो अपने एम्प्लॉयर से जाके कैसे बोलेंगे हमारी वेजेस बढ़ाओ, दे माइट नॉट बी एबल टू नेगोशिएट अ हायर वेज, तो ये बेचारे फंसेंगे ही, ये फंसेंगे ही। इनको गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है, उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो ओवरऑल कंक्लूड मेरे ख्याल में पहला पॉइंट ही लिखना चाहिए। सही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और अजीब सा सवाल है मेरे हिसाब से, ये कोई सवाल अच्छा बनता नहीं है ये, दिया हुआ है इन लोगों ने तो खैर, पर ये बेकार सवाल है। केस से ही पूरा छापा है हमने, कोई हमारी नॉलेज कोई खास लगी नहीं है। लास्ट पार्ट में कह रहा है पार्ट ई। सही है। डायग्राम बनानी है तो बना लो, कोई 6 माह की है। लास्ट पार्ट में कह रहा है असेस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ईसीबी ऑफ सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी टू राइजिंग इन्फ्लेशन। क्या दूसरी पॉलिसी बताऊंगा? असेस करना है, वैल्यूएशन तो आएगी। दूसरी पॉलिसी कौन सी होगी? क्या बताया मैंने कि जब भी डिमांड साइड पॉलिसी हो तो सामने कौन सी होगी? सप्लाई साइड। तो आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को कंपेयर करोगे सप्लाई साइड पॉलिसी से। सही है। सिर्फ ये मत करके आ जाना मॉनेटरी पॉलिसी के फायदे, मॉनेटरी पॉलिसी के नुकसान, फिर बैठ के सोचोगे वैल्यूएशन में क्या करना है। तो भाई दो पॉलिसी बताओ ना उसको, दो पॉलिसी बताओ। जब भी एक पॉलिसी बोली हुई ऑल्टरनेटिव आपको बतानी है, ये रूल है। तो पार्ट ई में आप क्या करोगे? वापस सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। पार्ट ई में क्या कह रहा है? असेस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ईसीबी substantially increasing the interest rate to control inflation. So I have to compare contractionary monetary policy with supply side policy and then evaluate my answer. So this is part E। बड़ा एक्सटेंसिव और बेहतरीन आंसर यहाँ पर आपका बन सकता है, तो लिख रहा हूँ, गौर से देखते जाओ। सबसे पहली चीज, थोड़ा तेज जाऊंगा इसमें क्योंकि बहुत बार हम ये चीज देख चुके हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो वी नो दैट दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी।
इट इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी डिमांड साइड पॉलिसी, एडी को कम करेगा ये। तो इम्पैक्ट देख लेते हैं एक एक करके। भाई इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा आपके सेवर्स के ऊपर। सेवर्स जो है वो सेव ज्यादा करेंगे क्योंकि रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ रहा है, बैंकों में पैसा डाल देंगे, स्पेंड कम करेंगे, कंजम्पशन कम होगी। दूसरा इम्पैक्ट जो है वो आपके बोरोवर्स पे आ रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी तो दे विल बोरो लेस, एंड व्हेन दे विल बोरो लेस तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, कंज्यूमर्स भी कम बोरो करेंगे तो कंजम्पशन भी कम होगी। इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि आपके मुल्क में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपकी कंट्री में हॉट मनी फ्लोज आएंगे, जिसकी वजह से आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, पीपल विल सेव इन योर बैंक्स। सही है, तो इससे आपकी करेंसी जो है वो एप्रिशिएट बेसिकली हो रही है, इससे आपकी करेंसी जो है वो बेसिकली एप्रिशिएट हो रही है। और जब करेंसी एप्रिशिएट होती है तो आपको ये याद होना चाहिए कि आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ जाती है और इंपोर्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाती है। आपको बाहर वाले मुल्क सस्ते लगते हैं पर आपके मुल्क को बाहर वाले लोग जो है वो ऐसा एक्सपेंसिव कंट्री देखते हैं। तो इससे आपके एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे और इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाएंगे। तो जाहिर है जब एक्सपोर्ट महंगा हो रहा है तो आपका एक्सपोर्ट का जो टोटल रेवेन्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इंपोर्ट सस्ता हो रहा है तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुल मिला के जो है वो यहाँ पर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। अब यहाँ पर एक बच्चों को एक बात क्लिक करनी चाहिए जो कि कोई कह नहीं रहा है कि सर आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया बीओटी डेफिसिट हो रहा है। बिल्कुल पीईडी पे डिपेंड करता है। मैंने क्या इलास्टिसिटी अज्यूम करी है यहाँ पे, मैंने कौन सी इलास्टिसिटी अज्यूम करी है यहाँ पे? प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू गिर रहा है, प्राइस के गिरने से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, क्या इलास्टिसिटी मैंने अज्यूम करी है यहाँ पे? इलास्टिक डिमांड। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट सिर्फ इलास्टिक डिमांड के केस में होगा, इन इलास्टिक होगा तो कहानी चेंज हो जाएगी पूरी। तो पीईडी एज अ स्टूडेंट आपको इन्वॉल्व करना है अपने आंसर में, तभी आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। कुल मिला के ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो मेरी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को कम कर देंगे, और एग्रीगेट डिमांड के कम होने से मेरी इकोनॉमी में जो है वो पहले के मुकाबले में प्राइस लेवल कम हो जाएगी, और प्राइस लेवल कम हो जाएगी तो आई विल अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। पर यहां पर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज आपको याद होने चाहिए कि इन्फ्लेशन के कंट्रोल करने के चक्करों में आप एग्रीगेट डिमांड को गिराते हो, इसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है। क्लियर है ये चीज? और अगर आप इसको मजीद और पॉइंट्स बताओ तो क्या क्या लिखोगे आप? उसको डिसएडवांटेज में क्या लिख सकते हो कि भाई इंटरेस्ट, अब एडवांटेज पॉलिसी इटसेल्फ है, मैंने आपको पहले ही बोला है किसी भी पॉलिसी की एडवांटेज पॉलिसी होती है। मतलब आपसे अगर पूछता है मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के फायदे बता दो, तो भाई एडी कम कर दिया, यही तो फायदे। अब नुकसान बता रहा हूं कि भाई आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हो, आर को बढ़ा रहे हो, तो कॉस्ट बढ़ रही है। दिस इज एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, पहली चीज। सही है, दिस इज एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है। दूसरा दूसरा आप अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस में और उसको लंबी करो और आप उसको बोलो कि भाई आपने इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा दिया महंगाई को कम करने के चक्करों में, आपने इंटरेस्ट रेट तो बढ़ा दिया महंगाई को कम करने के चक्करों में, आपने एडी गिरा दिया भाई। आपने एडी गिरा दिया तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, आपकी इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। पहले ही आपकी इकोनॉमी में इतनी कम ग्रोथ है, पहले ही आपकी इकोनॉमी में इतनी कम ग्रोथ है, आप मजीद बैंड में जा रहे हो। दूसरा, आप यहां पर ये भी लिख सकते हो कि भाई टाइम लैग है, टाइम लैग बिटवीन चेंजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड इट्स इम्पैक्ट। अब ये सारे तो नहीं लिखेंगे, कोई एक ही लिखेंगे, मैं तो आपको वैरायटी ऑफ पॉइंट्स बता रहा हूँ। नॉर्मली 18 महीने लगते हैं। अच्छा भाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, भाई क्यों कर देंगे? अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नहीं है क्या? वो अपना कोई एसेट नहीं बेच सकते क्या? वो अपने शेयर इशू नहीं कर सकते क्या? और कोई तरीका नहीं है? अपने पुराने प्रॉफिट्स को यूज नहीं कर सकते? सही है। अच्छा भाई, अब आप ना थोड़ा एक सप्लाई साइड पॉलिसी पे ट्रांजिशन करने के लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर यूज करना है। आपको यहाँ पर इसको ये कहना है कि भाई पहली बात तो तुम ये बताओ, पहली बात तो तुम ये बताओ ये तुम इंटरेस्ट रेट बढ़ा क्यों रहे हो? आप उसको बोलो कि भाई पहली बात तो ये बताएं इंटरेस्ट बढ़ा क्यों रहा है? आपकी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड साइड थोड़ी है। चलो डिमांड साइड होती तो तू इंटरेस्ट बढ़ाता और एग्रीगेट डिमांड को कम कर देता, आप कर क्यों रहे हो ये? आपकी इकोनॉमी में तो सप्लाई साइड है, तो आपको तो उल्टा इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई साइड पॉलिसी यूज करनी चाहिए, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड है, आपकी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट पुश है। आप डिमांड साइड पॉलिसी क्यों लगा रहे हो? तो आप उसको बोलो कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मसला हल करने के लिए आपको सप्लाई साइड पॉलिसी यूज करके शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, आपकी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम हुई हुई है, तो योर टारगेट शुड बी टू इंक्रीज दिस, ये आपका टारगेट है। आप एडी कम करने के चक्रों में कहां पड़ गए हो?
तो हम यहां पर अब यूज करेंगे सप्लाई साइड पॉलिसी। सो हमारी जो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी होगी, हमारी जो ऑल्टरनेटिव पॉलिसी होगी वो सप्लाई साइड होगी। और फिर सप्लाई साइड पॉलिसी के कंपोनेंट्स बताऊंगा। अब मैं आपको 3-4 टूल समझा रहा हूं, आपको लिखना एक ही है ताकि मैं आपका दिमाग खोल सकूं थोड़ा। तो पहला तो मैं उसको बेसिक लिख दूंगा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वैसे तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी काम होती है, पर इससे कॉस्ट कुछ भी कंट्रोल हो सकती है। कैसे होती है मैं आपको बता रहा हूँ कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से वर्कर की स्किल्स बढ़ेंगी, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फिर कह सकती हो क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ेगा। ये क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ेगा, इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा, जाहिर है वर्कर की स्किल्स बढ़ रही है तो आपकी कॉस्ट कम होगी, इस कॉस्ट कम होने से आपकी शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, कर ली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कंट्रोल। और आपकी इकोनॉमी में जो है वो पहले के मुकाबले में प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाएगी। इवन दो दिस इज एन इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी बट इट कैन वर्क एज अ पॉलिसी टू कंट्रोल द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बट अगेन यू नीड टू कीप इन माइंड हर टूल के अपने नुकसान है। तो अगर आप पेपर में ये वाला टूल समझा रहे हो तो इस टूल के साथ ये डिसएडवांटेज लिख देना कि भाई दिस इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड दिस इज एक्सपेंसिव एंड देयर इज अ चांस कि आप अपने वर्कर्स को ट्रेन कर दोगे तो वो मुल्क से भाग जाएंगे, एमिग्रेट कर जाएंगे। दूसरा दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर आपका होगा वो क्या होगा? दूसरा पॉइंट आपका ये होगा कि आप यहाँ पर ट्रेड यूनियन की पावर को कम कर दोगे। यू विल गो फॉर ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स, यू विल गो फॉर ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स। ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स का यहाँ पर क्या मतलब है कि आप जो है वो ट्रेड यूनियन की पावर को कम करोगे। आप ट्रेड यूनियन की पावर को कम करोगे, वेजेस कम हो जाएंगी। अभी मार्केट में वेजेस बढ़ी भी है ना, आप ट्रेड यूनियन की पावर कम करो, वेज कम हो जाएगी। सही है। आप जो है जब ट्रेड यूनियन की पावर को कम कर दोगे, तो ट्रेड यूनियन की पावर को कम कर दोगे तो वेजेस कम होंगी, वेजेस कम होंगी तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से अगेन क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी में जो है वो प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाएगा। रजा बेटा, अगर आप मेरी पिछली क्लासेस ले रहे होते तो आप ये मुझसे सवाल नहीं पूछते कि सर हम ऑल्टरनेटिव पॉलिसी क्यों बता रहे हैं। Whenever there is a policy given in the question, you have to introduce an alternative policy. There is no other way of doing these questions. सही है। तो प्राइस लेवल यहां पर कम हो रही है, आप जो है उसको बताओगे कि यार ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स में आप ये चीज कर रहे हो, आप ट्रेड यूनियन की पावर कम कर रहे हो, तो आप लेजिस्लेशन एक चला रहे हो कि भाई ट्रेड यूनियन ये नहीं कर सकता, ट्रेड यूनियन वो नहीं कर सकता, उसको जनरली आप दबा रहे हो। अब इससे ये भी तो हो सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज हैं उनको कोई टोकने वाला तो अब है नहीं, क्योंकि उनको कौन टोकता है? उनको ट्रेड यूनियन टोकती है। अगर आप ट्रेड यूनियन की पावर कम कर दोगे, चलो मानता हूं वेजेस कम हो गई, तो भाई वो और भी तो चीजें फिर करना शुरू कर देंगे ना, वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे। फिर आप क्या करोगे? ये तो आपके लेने के देने पड़ गए। सही है। तो फिर आपके लेने के देने पड़ गए तो आप उसको बोलोगे वर्कर्स में भी एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि आपने इनकी पावर कम कर दी है। वर्कर्स में भी एक्सप्लॉइटेड, ट्रेड यूनियन इन चीजों का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देंगे भाई। सही है। फिर एक और पॉलिसी जो हुसैन ने बड़ी अच्छी बताई, जो कि मेरे दिमाग में भी नहीं थी, कि भाई कॉर्पोरेशन टैक्स को कम कर दो। ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है यहाँ पे कि आप कॉर्पोरेशन टैक्सेस को कम कर दो। जब आप कॉर्पोरेशन टैक्सेस को कम करोगे तो इससे कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो बिजनेसेस जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन मशीन। जाहिर है कॉर्पोरेशन टैक्स से आपका पैसा बच रहा है ना, यू कैन इन्वेस्ट इन मशीन्स एंड व्हेन यू कैन इन्वेस्ट इन मशीन्स तो इससे आपकी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि लेबर के हाथ में आपने मशीन दे दी है। लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इससे भी आपकी कॉस्ट कम हो रही है, इससे भी आपका शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रहा है। तो आप बोलो भाई इससे भी प्राइस लेवल कम हो रही है। पर नुकसान यहाँ पर आप वही बता दो, आप बोलो कि यार गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है। और ये एक कौन सा इनकम टैक्स होता है? ये एक ऐसा टैक्स है जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम खराब कर देगा। कॉर्पोरेशन टैक्स को कम, कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, बट जब कॉर्पोरेशन टैक्स को आप कम कर रहे हो तो ये सप्लाई साइड पॉलिसी है। जो बच्चा पेपर में सब्सिडी लिख के आ रहा है ना, उसको मैं चमाटे मारूंगा, मेरे सामने आ जाएगा। मैंने आपको मना किया है सब्सिडी मत लिखना सप्लाई साइड पॉलिसी। सबसे घटिया पॉइंट है वो, सबसे घटिया टूल है वो। सही है। तो लोड लेस टैक्स रेवेन्यू और इनकम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। बिल्कुल प्रोग्रेसिव टैक्स है, तो इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगी। कोई भी एक टूल लो, समझाओ, उसकी बुराई बताओ, और एंड में आप उसको बोल दो इन ऑर्डर टू कंक्लूड, ये जो इकोनॉमी मसला फेस कर रही है ना, ये मसला सप्लाई सप्लाई साइड है। यहाँ पर मैं इफेक्टिवनेस की बात भी नहीं करूंगा, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इमीडिएट इशू, लॉन्ग टर्म इशू। भाई मुझे केस पता है, मैं उसको बोलूंगा भाई ऑल एंड ऑल सिंपल कंक्लूजन है, यू हैव टू यूज सप्लाई साइड पॉलिसी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आपका मसला सप्लाई साइड है।
आपका मसला सप्लाई साइड है, आप कैसे डिमांड साइड पॉलिसी लगा सकते हो? और डिमांड साइड पॉलिसी लगाने से आपका मसला वर्सन हो सकता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हो, इंटरेस्ट रेट भी कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करता है। पहले ही वेजेस बढ़ी हुई है, पहले ही एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हुई है, तुम एक और कॉस्ट बिजनेस की बढ़ा रहे हो, तो आप सिचुएशन को वर्सन कर रहे हो। ठीक है, तो आप बोलो दिस विल कंट्रीब्यूट, अगर आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हो तो इससे कॉस्ट बढ़ेगी, ये भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक बहुत अच्छा आंसर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बड़ी अच्छी डेटा रिस्पॉन्स थी, पर बहुत आसान थी, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था। तो देखो हमारे सारे पार्ट्स अब हो चुके हैं। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू सेक्शन बी, पर उससे पहले मैं एक बार सवाल देख रहा हूँ। बस वीक पॉइंट है तो है बेटा, बस पंचायत नहीं कर, बता चुका हूँ क्लास में बहुत बार, नहीं लिखना है सब्सिडी। सही है, नहीं लिखना बस। अच्छा, फिर सेक्शन बी। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद मई जून 2024 पेपर 2 वेरिएंट 2 सेक्शन बी। सेक्शन बी इज माइक्रो। आंसर एनी वन क्वेश्चन, आंसर एनी वन क्वेश्चन। क्वेश्चन टू, या तो पूरा एक बंच सेलेक्ट करो टू का, या तो एक पूरा बंच सेलेक्ट करो थ्री का। तो क्वेश्चन टू पहले टारगेट करते हैं, क्वेश्चन टू में क्या कह रहा है। क्वेश्चन टू इज अ वेरी वेरी यूनिक क्वेश्चन, अ वेरी न्यू क्वेश्चन, एक ऐसी चीज है जो नए सिलेबस के पार्ट की है, क्योंकि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज अ टॉपिक व्हिच वाज एडेड इन 2023 के सिलेबस में। और रीडिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको कहा था रिवाइज करके रखना। जीनी कोफिशिएंट का ये सवाल है। अगर आप बहुत ज्यादा ही ढीठ हैं तो आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि मैंने 4 बार रिमाइंडर दिया था। तो फिर आप मेरे नवंबर के कस्टमर हैं, क्योंकि आपका पेपर नवंबर में भी होगा, क्योंकि आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन टू का पार्ट ए, explain how the Gini coefficient is used to measure income inequality. It is done through Lorenz curve. Although the Lorenz curve is not part of your syllabus, पर मैंने अपने लेक्चर में Lorenz curve के साथ पढ़ाया था रीडिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो में। सही है, क्रैश कोर्स में भी मैंने अपलोड कर दिया था उसको, नॉर्मल वाले फोल्डर में भी अपलोड कर दिया, तो काइंडली मुझे आप, आई होप आपने देखी भी है। एंड कंसिडर the relative strength of two economic reasons suggested for such inequality in a low income country. कह रहा है कि कोई लो इनकम कंट्री में कोई दो वजह बता दो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की, और उसमें से बताओ कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉइंट है। कह रहा है कि एक लो इनकम कंट्री में कोई दो रीजंस बता दो इनकम इनइक्वालिटी की, और बताओ कि उन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन कौन सा है। तो पहले तो आपको बात याद होनी चाहिए कि 8 मार्क के सवाल में AO1, AO2 एंड AO3, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, ये आपकी नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग होती है, ये आपकी एनालिसिस होती है, ये आपकी इवैल्यूएशन होती है। तो मैं अपना असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 जब स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले मैं उसको बताऊंगा व्हाट इज जीनी कोफिशिएंट। सही है, व्हाट इज जीनी कोफिशिएंट। तो जीनी कोफिशिएंट इज बेसिकली अ टूल व्हिच मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन एन इकोनॉमी। The extent of income inequality in an economy। मैं लोरेंस कर्व यहाँ पर अभी नहीं बनाऊंगा, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, क्योंकि लोरेंस कर्व सिलेबस में नहीं है। हाँ, मैंने अपने लेक्चर में लोरेंस कर्व को ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत यूज किया था। आपको याद होगा जब मैं लोरेंस कर्व को यूज कर रहा था उस लेक्चर में, तो मैंने A/A+B एक फॉर्मूला भी लिखा था। तो ये उन बच्चों के लिए रेलिवेंट है जिन्होंने वो इनकम इनइक्वालिटी की वीडियो देखी है। ठीक है, तो बेसिकली नहीं आ रही बेटे, जिनी कोएफिशिएंट डिफाइन करना है। इनकम इनइक्वालिटी भी आप साथ में डिफाइन कर दोगे तो आपके आंसर का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ जाएगा, तो इसको भी डिफाइन कर दो तो अच्छी बात है। सही है। तो ये हमारे वैसे सिलेबस में तो नहीं है, मैं यहाँ पर बस एक स्टार मार रहा हूँ, लोरेंस कर्व का आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा। अब जीनी कोफिशिएंट के दो एक्सट्रीम्स होते थे, अगर आपको याद हो। वन वाज जीसी इज इक्वल्स टू 1। जीसी इज इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब होता है? परफेक्ट इनइक्वालिटी। परफेक्ट इनइक्वालिटी। जीसी इज इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है कि जीसी इज इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है कि 1% पॉपुलेशन के पास, 1% पॉपुलेशन के पास 100% इनकम है। 1% पॉपुलेशन के पास 100% इनकम है। ठीक है, और फिर एक आता है जीसी जीरो। जीसी जीरो का मतलब बेसिकली होता है परफेक्ट इक्वालिटी। सही है, तो कोई इनइक्वालिटी नहीं है इकोनॉमी में। 80% इनकम 80% पॉपुलेशन, 70% इनकम 70% पॉपुलेशन, 100% इनकम 100% पॉपुलेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ योर जीसी इज क्लोजर टू 1, जैसे अगर मेरा जीसी 0.8 है एक कंट्री का, तो इसका मतलब उसमें इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। पर अगर एक कंट्री का जीसी 0.3 है,
उसका मतलब वहां पर इनकम इनइक्वालिटी बहुत कम है। इसका मतलब द हायर द जीसी, द हायर द इनकम इनइक्वालिटी। The higher the GC, the higher the income inequality. The lower the GC, the lower the income inequality. This is your AO1. अब आपको इकोनॉमिक रीजंस देनी है, सही है। अब आपको इकोनॉमिक रीजंस देनी है, तो इकोनॉमिक रीजंस मेरी क्या क्या होगी यहाँ पे? परफेक्ट इक्वालिटी अब्दुल्ला बेटे, 100% इनकम, 100% पॉपुलेशन, कोई भी इनकम इनइक्वालिटी नहीं है। इकोनॉमिक रीजंस क्या है यहाँ पे? मुझे इनइक्वालिटी की इकोनॉमिक रीजंस देनी है फॉर अ लो इनकम कंट्री। तो कोई भी रैंडम पॉइंट लिख दूंगा, मैंने बहुत सारे पॉइंट सिखाए थे। क्या रीजन हो सकता है मुझे बताओ जरा, क्या रीजन हो सकते हैं? बिल्कुल। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? पहला पॉइंट है लो जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि भाई जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है। लो जॉब, लो जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सही है। लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रीज हैं तो इतनी जॉब अवेलेबल नहीं है। और भी काफी पॉइंट्स मुझे आ रहे हैं सारे। टाइप ऑफ टैक्सेशन पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल। पर लो इनकम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो वोकेशनल ट्रेनिंग की भी बात कर सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है व्हेन यू आर इक्विप्ड विद सम स्किल, मतलब आपको ट्रेनिंग दी जा रही है टू बी अ इलेक्ट्रिशियन, टू बी अ प्लम्बर। एक स्पेसिफिक स्किल की ट्रेनिंग होती है वोकेशनल ट्रेनिंग। लैक ऑफ एजुकेशन, जो सबसे कॉमन पॉइंट मुझे हर बच्चा लिख रहा है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। अब जो लेवल ऑफ टैक्सेशन है ना, वो एक कॉमन पॉइंट है बिटवीन हाई इनकम कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज, सही है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब है जब एक स्पेसिफिक स्किल आपको दी जा रही है थ्रू ट्रेनिंग, लाइक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ठीक है। तो लैक ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ लो इनकम कंट्रीज में ये कॉमन है। बाकी भी पॉइंट जो आप बता रहे हो वो सही है, पर मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लो इनकम कंट्री से रिलेट करना है, ठीक है। अच्छा भाई, तो कंक्लूड में क्या करूंगा, मैं कोई भी दो इकोनॉमिक रीजन उसको डिटेल में समझा दूंगा, वो हमारे मॉडल आंसर में देख लेना। मैंने पिछले पेपर की भी डाल दी थी, वैसे जून 24 पेपर 2 वेरिएंट 1 पूरा पेपर हमारे पोर्टल पर अपलोडेड है, तो ये वाला भी आपको अपलोड मिल जाएगा। तो आप देख लेना मैं किस तरीके से पॉइंट्स को एक्सपैंड कर रहा हूँ। इवैल्यूएशन आपकी बहुत सिंपल है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ना वो ज्यादा किसकी है? अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। ये एजुकेशन वाला जो मसला है ना, ये सबसे बड़ा है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी, एक लो इनकम कंट्री में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ बहुत गरीब होते हैं, सही है। तो उन इकोनॉमीज में हर बंदा अच्छी एजुकेशन एक्सेस नहीं कर सकता। देयर इज अनइक्वल एक्सेस टू द एजुकेशन। जाहिर है जिसको एजुकेशन का एक्सेस मिल रहा है वो ज्यादा कमाएगा, जिसको नहीं मिल रहा है वो कम कमाएगा। इट कंट्रीब्यूट्स टू द इनकम इनइक्वालिटी। While all economic reasons are important, unequal access to education is more critical factor contributing to the income inequality in low-income countries. Addressing this issue through policies such as free or subsidized education, vocational training programs, and scholarships can help reduce income inequality and promote economic stability. So this will be your 2 marks evaluation. और इस तरह जो है ना हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। आर एस बेटे ये भी लिख सकते हो। पार्ट बी, पार्ट बी में ये कह रहा है कि असेस, पार्ट बी में ये कह रहा है असेस द एक्सटेंट टू विच गवर्नमेंट पॉलिसीज टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ आर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। कोई भी दो पॉलिसी अपनी मर्जी से उठानी है और उन दो पॉलिसीज को प्रोज एंड कॉन्स बता के इवेल्युएट करना है। तो मैं सबसे पहले जो है ये आंसर स्टार्ट करते हुए उसको गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। गवर्नमेंट की कोशिश है कि इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट करें बिटवीन पुअर एंड रिच। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। द पॉलिसीज आई कैन गो फॉर इज मेनी। ट्रांसफर पेमेंट्स भी होती हैं, टैक्सेशन भी होती है, नेशनल मिनिमम वेज भी होती है, कंज्यूमर सब्सिडीज भी होती हैं, बहुत पॉलिसीज हैं। सबसे सिंपलेस्ट ऑफ पॉलिसीज पे मैं जा रहा हूँ। एक पॉलिसी में लूंगा टैक्सेशन। टैक्सेशन में मैं यूज करूंगा दो तरह के टैक्सेस। एक आपका प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में अमीरों से पैसा लेके मैं यहाँ पर साथ में ट्रांसफर पेमेंट्स को भी इन्वॉल्व कर दूंगा। दूसरा रिग्रेसिव टैक्स।
अब इन दोनों टैक्सेस से मुझे खेलना है, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स रिच पे बर्डन डालता है, रिग्रेसिव टैक्स पुअर पे बर्डन डालता है। प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन एंड इनकम टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो ज्यादा बर्डन डालता है रिच पे, और रिग्रेसिव टैक्स जो है वो ज्यादा बर्डन डालता है पुअर पे। तो मुझे इनसे खेलना है और इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। एक और पॉलिसी जो मैं लिखूंगा, जो कि सरगम और काफी बच्चों ने मुझे बता दिया, दैट इज नेशनल मिनिमम वेज। सही है। तो नेशनल मिनिमम वेज में लगाऊंगा टू हेल्प द पुअरेस्ट ग्रुप्स ऑफ योर इकोनॉमी। तो ये भी यहाँ पर आपको मदद करेगा। तो किस तरह पॉलिसी समझानी है, इससे पहले ये सवाल मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो प्रोग्रेसिव टैक्स हम लगाएंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स लगाने का मतलब क्या हुआ कि एडिशनल इनकम पे ज्यादा टैक्स लगेगा। हर एडिशनल इनकम पे आप ज्यादा पैसा जो है वो दोगे। तो रेट ऑफ टैक्स एमआरटी इज ग्रेटर देन एआरटी, ये भी मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो में सिखाया था। अलग से भी एक वीडियो है मेरे पोर्टल पे एमआरटी और एआरटी पे, तो वो भी आपको देखनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्स होता है इम्पैक्ट ऑन द रिच है। इनकम टैक्स बढ़ाओगे, कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ाओगे, आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, अमीरों से पैसा लोगे, अमीरों की इनकम से बड़ा हिस्सा जा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपको समझाऊं ना, तो क्लियर योर कंफ्यूजन। तो प्रोग्रेसिव टैक्स बेसिकली क्या करेगा कि आप जो है जिसकी इनकम बड़ी होगी ना, उसकी इनकम का बड़ा हिस्सा टैक्स के फॉर्म में आप लोगे। अब ये टैक्स का जो परसेंट है ना, ये बेसिकली टैक्स पेड डिवाइडेड बाय इनकम होता है। तो ये टैक्स पेड डिवाइडेड बाय टोटल इनकम होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेसिकली जितना कमाओगे उतना बड़ा हिस्सा तुम्हारी इनकम से लिया जाएगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्स को बढ़ाओगे ना, तो एक चीज जो रिच पे बर्डन डाल ली वो बढ़ाओ। पैसा जमा करो। पैसा जमा करोगे, ट्रांसफर पेमेंट्स के फॉर्म में यूज करो। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जिसके रिटर्न में कोई सर्विस नहीं मिलती, पेंशन स्कीम्स, कंज्यूमर सब्सिडीज, फूड वाउचर्स, ये सब आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। इससे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो जाएगी। सही है। रिग्रेसिव टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इट इंपैक्ट्स द पुअर। तो रिग्रेसिव टैक्स को कम करो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स अमीर भी उतना ही दे रहे हैं, गरीब भी उतना ही दे रहे हैं। तो ज्यादा इनकम का हिस्सा किसका जा रहा है? गरीब का जा रहा है, क्योंकि दोनों सेम दे रहे हैं। एक चावल की बोरी पे 100 रुपए का टैक्स है, तो ज्यादा बर्डन किसका है? गरीब का है। जो कम कमा रहा है उसका ज्यादा बर्डन है, जो ज्यादा कमा रहा है उसका कम बर्डन है। तो रिग्रेसिव टैक्स पुट्स अ बर्डन ऑन द पुअर। तो आप जो है वो रिग्रेसिव टैक्स को कम करोगे। रिग्रेसिव टैक्स को कम करोगे, आप जो है वो रिग्रेसिव टैक्स को कम करोगे, गरीबों की अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाओगे, नेसेसिटीज पे से रिग्रेसिव टैक्स को कम करोगे। नेसेसिटीज में लोगों की इनकम को फ्री अप करोगे। सही है, लोगों की इनकम को फ्री अप करोगे। सही है। रिग्रेसिव टैक्स को कम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर रहे हैं। तो किन चीजों से इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर रहे हैं, यहां पर मैं लिख भी देता हूं। यहां पर हम इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बेसिकली कम कर रहे हैं नेसेसिटी गुड्स पे। सही है। अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, दिस विल फ्री अप इनकम टू स्पेंड ऑन अदर थिंग्स, सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो जाएगी। तो ये मेरी एक पॉलिसी है टैक्सेशन। ये दोनों एक में ही आ रहे हैं। ट्रांसफर पेमेंट भी इसी के साथ मैंने इन्वॉल्व कर दिया, आंसर की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। बुराइयां बता दो, बोलो एक बुराई बतानी है, कोई भी एक बुराई। इनकम टैक्स बढ़ रहा है, लोग इनकम हाइड करेंगे, टैक्स इवेट करेंगे, डिसइंसेंटिव क्रिएट होगा, पीपल माइट एमिग्रेट, बोले भाई इतना ज्यादा टैक्स लेने, भागो यहाँ से। कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ाओगे, यहाँ भी टैक्स इवेजन होगी, इट विल आल्सो डीमोटिवेट फर्म्स एंड डिस्करेज न्यू बिजनेसेस। जो बिजनेस खोलने का सोच रहा है वो भी शायद ना खोले, क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स आपने बढ़ा दिया। ट्रांसफर पेमेंट्स आप दे रहे हो, आप लोगों की डिपेंडेंस बढ़ा रहे हो। पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्या मसला हुआ है? ये जितने भी एनजीओ हैं ये खुले हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर लोगों को इजी वे आउट मिल गया है। सही है, मदद करना बहुत अच्छी बात है, पर रादर देन गिविंग देम राशन, रादर देन इनको खाना खिलाते रहो, इनको इनको स्किल सिखाओ। देखो खिलाना चाहिए, राशन भी देना चाहिए, खाना भी खिलाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर उनको साथ में स्किल भी सिखाओ कि वो खुद भी कमा सकें। सही है। आप उनको डिपेंडेंट कर रहे हो अपने ऊपर। दिस लीड्स टू वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी वजह ये है कि एक बंदे को जब पता है ना कि मुझे फ्री का खाना मिल रहा है, मुझे फ्री का राशन मिल रहा है, हर चीज मेरे को मिल रही है, तो काम क्यों करूं? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अपनी मर्जी से जॉब छोड़ देगा, क्योंकि उसको पता है सब मिल रहा है उसको। तो पॉवर्टी ट्रैप है, गरीबी के जाल में फंस जाएगा। तो कोई भी एक डिसएडवांटेज यहाँ बता देना पॉलिसी समझा के। द नेक्स्ट पॉलिसी विच यू विल यूज, अच्छा एक और नुकसान है, रिग्रेसिव टैक्स को कम करोगे तो रिग्रेसिव टैक्स इज अ मेजर टैक्स रेवेन्यू। सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू एक इकोनॉमी का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स नहीं देता ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स तो लाजमी देता है। जैसे आप में से कोई भी डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहा है, पर आप सब इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो जब भी आप कोई चीज खरीदते हो। तो दिस विल लीड टू बजट डेफिसिट, और बजट डेफिसिट को फिर फाइनेंस करने के लिए बोरो करना पड़ता है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि लेने के देने ना पड़ जाए आपके। दूसरी पॉलिसी आपकी नेशनल मिनिमम वेज है, जो कि अबव द इक्विलिब्रियम लगेगी। लो इनकम अर्नर्स की वेज को बढ़ा देगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, एब्सोल्यूट रिलेटिव पॉवर्टी दोनों कम हो जाएंगी। तो ग्राफ अगर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं तो बहुत बेसिक है। सबसे पहले वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे? वेजेस। एक्स एक्सिस पे लिखोगे क्वांटिटी ऑफ लेबर, एंड दिस इज द ओरिजिन। A downward sloping demand for labor, upward sloping supply of labor. This is the current wage and the current quantity of labor.
ये मैंने आपके लिए बनाई भी थी इन्फ्लेशन पढ़ते हुए, ग्राफ लाजमी है बेटा नेशनल मिनिमम वेज का। तो आप अबव द इक्विलिब्रियम जो है वो एक नेशनल मिनिमम वेज लगा दोगे। जब आप अबव द इक्विलिब्रियम एक नेशनल मिनिमम वेज लगाओगे तो WM पे आओगे तो वेज बढ़ेगी, तो दिस इज द NMW। पर जैसे ही वेज बढ़ेगी तो गरीबों की मदद हो जाएगी, जो कि बिल्कुल ठीक है। पर वेज के बढ़ने से बिजनेसेस की कॉस्ट बढ़ेगी, तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम होगा, तो प्राइस लेवल बढ़ेगी, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो मुल्क में और मजीद नुकसान भी होंगे। ठीक है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि वेज के बढ़ने से डिमांड फॉर लेबर कम हो रही है, यू विल ले ऑफ वर्कर्स, दिस विल इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट भी तो हो रही है। आप देखो जब वेज बढ़ रही है तो डिमांड फॉर लेबर कम हो रहा है, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रहा है। तो आप देखो क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर बढ़ चुका है, क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर गिर चुका है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो आपकी इकोनॉमी में सरप्लस हो रहा है, आपकी इकोनॉमी में सरप्लस हो रहा है, सरप्लस ऑफ वर्कर्स हो रहा है। और सरप्लस ऑफ वर्कर्स का क्या मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। तो नुकसान भी देखो हमने एक साथ ही बता दिया उसको। सही है। पीपल कैन एवेट डायरेक्ट टैक्सेस, यार आप मुझे अपनी इनकम टैक्स एवेट करनी है, मैं इनकम छुपा दूंगा अपनी भाई। ठीक है, छुपाते भी हैं। तो कॉमन है, बहुत कॉमन है, लोग करते हैं ये। ठीक है। कंक्लूड, कौन सी पॉलिसी बेहतर है? एक पॉलिसी नुकसान, एक पॉलिसी नुकसान। ठीक है। अब कंक्लूड कर देते हैं। AO3 क्या करोगे? कंपेयर करना है। अब इंडिविजुअल नुकसान नहीं बताने, कंपेयर करना है। तो आप बोलो इट डिपेंड्स ऑन हाउ इफेक्टिवली गवर्नमेंट इज एबल टू कलेक्ट द टैक्स रेवेन्यू। पहली चीज, आप टैक्सेशन वाली पॉलिसी चला तो रहे हो, पर टैक्स रेवेन्यू तरीके से कलेक्ट करना है आपको, डिपार्टमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट इज एबल टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम। आप पॉलिसीज तो लगा रहे हो, क्या पॉलिसीज एनफोर्स हो रही है? ये भी एक मसला है। लो इनकम कंट्री में करप्शन बहुत है, मनी इज इन हैंड्स ऑफ अ फ्यू। ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब क्या है कि अमीर के हाथों नीचे पैसा नहीं आ रहा है, अमीर ने पैसा दबाया हुआ है सारा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप सर्च करना, जरूर इसके बारे में नॉलेज लेना। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब है कि पैसा नीचे आ ही नहीं रहा है, पैसा नीचे आ ही नहीं रहा है, अमीरों के पास फंसा हुआ है, कैसे निकालेंगे? लो इनकम कंट्री में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। ट्रिकल डाउन का मतलब है कि वेल्थी से गरीबों पे पैसा आना, आ ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे होना चाहिए। डेवलप्ड इकोनॉमीज में ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। द मनी डज नॉट रीच द लोअर लेवल्स ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल। ठीक है। तो ये आपका जो है वो दो भी कोई इवैल्यूएटिव कमेंट डिटेल में समझाने, मॉडल आंसर डालूंगा तो देख लेना, वैसे यहाँ भी लिखा हुआ ही है। इन ऑर्डर टू कंक्लूड गवर्नमेंट पॉलिसीज टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ कैन बी effective, but their success is not guaranteed. Policymakers must carefully consider the potential challenges and unintended consequences of these policies and strive to implement efficient, targeted, and sustainable solutions. By doing so, governments can reduce inequality, promote economic mobility, and improve overall well-being. सही है बेटा, डाल तो दिया पिछला वाला आंसर, क्या हो गया? अच्छा, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए। क्वेश्चन 3 का पार्ट है बेटा, जितने मैं पेपर्स करा रहा हूँ उतना आपका दिमाग खुलना चाहिए बेटा। जब फंस रहे हो आप पूछो, मॉडल आंसर्स भी दे रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या करूँ? प्रैक्टिस करते रहो, खुद होगा। सही है। क्वेश्चन 3 का पार्ट ए। क्वेश्चन 3 का पार्ट ए, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ ईच एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मेरिट गुड एंड डीमेरिट गुड। दुनिया का सबसे घटिया सवाल। एंड कंसीडर वेदर अ सब्सिडी गिवन टू अ मेरिट गुड विल ऑलवेज बी इफेक्टिव इंक्रीजिंग कंजम्पशन। ऑलवेज का मतलब प्रोज एंड कॉन्स, और एंड में ओवरऑल बताना है। तो क्या करोगे? पहले आप डिफरेंस बता दो, पहले आप डिफरेंस बता दो। असूलन एक बच्चे को इस पेपर में क्वेश्चन 3 ही करना चाहिए था। सही है, क्वेश्चन 2 नहीं करना चाहिए। तो पहले आप उसको मेरिट गुड के बारे में बताओ, AO1 दो। क्या होते हैं मेरिट गुड्स? मेरिट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर बेनिफिशियल। मेरिट गुड्स की मिसाल क्या क्या दोगे? एजुकेशन की और हेल्थ केयर की। बोलो इन गुड्स में एक बहुत कॉमन इशू है, क्या कॉमन इशू है? इंफॉर्मेशन फेलियर। लोग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से इन चीजों को अंडर कंज्यूम करते हैं, बिकॉज पीपल डू नॉट रियलाइज द ट्रू बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग दीज थिंग्स। पीपल अंडर वैल्यू दीज गुड्स। सही है। जिसकी वजह से ये गुड्स जो हैं वो फिर अंडर प्रोड्यूस्ड होते हैं। सप्लायर कहता है जब कंज्यूमर मांग नहीं रहा तो मैं क्यों दूं। पर अंडर प्रोड्यूस्ड होने के एक और वजह भी है कि जान पूछ कर इसको अंडर प्रोड्यूस किया जाता है टू ओवरचार्ज। ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है। दिस लीड्स टू अंडर एलोकेशन ऑल इन ऑल। और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जहां पर आपकी खराब हो गई वहां पर मार्केट फेल हो गया। और ये वो गुड्स होते हैं जिसमें सोसाइटी का बेनिफिट एक्सीड करता है प्राइवेट के बेनिफिट को। तो सो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल बेनिफिट्स। जितना बेनिफिट सोसाइटी को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। सही है। जितनी कंजम्पशन होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। तो ज्यादा फायदे से कम फायदे को नुकसान कहते हैं, पहले ही बता चुका हूं।
ठीक है, फिर आप उसको मेरिट गुड के बारे में बताओ, डिफाइन मेरिट गुड, डिफाइन मेरिट गुड, ओ सॉरी, डिफाइन डीमेरिट गुड, डिफाइन डीमेरिट गुड। डीमेरिट गुड की इंफॉर्मेशन में क्या क्या बताओगे आप? उसको बताओगे कि भाई ये पहली बात तो हार्मफुल गुड्स होते हैं, दूसरी चीज यहाँ पर आप बताओगे अल्कोहल की मिसाल है, फिर आप लोगे स्वीट्स की मिसाल है, अच्छी एग्जांपल्स लो, सिगरेट की मिसाल भी दे सकते हो। फिर आप उसको बोलोगे भाई इन गुड्स में भी मसला है, क्या मसला है? इन्फॉर्मेशन फेलियर है, पीपल डू नॉट रियलाइज द ट्रू कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग दीज थिंग्स। सही है, तो जिसकी वजह से ये ओवर प्रोड्यूस्ड है, बहुत इजीली अवेलेबल है ये चीजें, इन चीजों की सप्लाई बहुत ज्यादा है, ये अंडर चार्ज है। अंडर चार्ज का मतलब ये चीजें बहुत ज्यादा सस्ती मिलनी है। जब ये चीजें बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को तो वैसी नॉलेज नहीं है, अगर ये सस्ती नहीं भी होती ना लोग फिर भी कंज्यूम करते हैं, पर इस सस्ते होने ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस चीज को, तो ओवर कंज्यूम्ड है, डिमांड बहुत ज्यादा है, ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो ओवर एलोकेशन हो रही है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, सोसाइटी की कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ग्रेटर है, देयर इज एक्सिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। वही किसी पिटी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। This leads to market failure. ठीक है, अब कह रहे हैं कि क्या सब्सिडी हमेशा मसले को हल कर देगा या हमेशा कंजम्पशन बढ़ा देगा? तो आप सब्सिडी इज अ ग्रांट और अ कैश पेमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर, कॉस्ट कम होती है, सप्लाई बढ़ती है, सरप्लस होता है, तो किस सब्सिडी की बात हो रही है? प्रोड्यूसर सब्सिडी की बात हो रही है, कंज्यूमर सब्सिडी नहीं है ये। सरप्लस हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, कंजम्पशन बढ़ जाएगी मेरिट गुड्स की, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव हो जाएगी, यू विल गेट क्लोजर टू द सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट, सोसाइटी के बेस्ट आउटपुट के करीब आओगे। अभी रिसेंटली 8 एंड 12 मार्केट्स करे थे हमने मार्केट फेलियर के टॉपिकल। एक्सटर्नल बेनिफिट्स बढ़ेंगे, एजुकेशन हेल्थ केयर यूज करोगे तो एक्सटर्नल बेनिफिट्स रियलाइज होना शुरू हो जाएंगे, पॉल्यूशन कम होगा, हेल्थ इंप्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सब्सिडी इज अ चीपर ऑप्शन दैट डायरेक्ट प्रोविजन, कि भाई डायरेक्ट एज अ गवर्नमेंट प्रोवाइड करने से बेहतर है प्राइवेट सेक्टर को पैसे दे दो, वक्त भी बचेगा। एक ग्राफ बनेगा जिसमें सब्सिडी का डायग्राम बना के कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। एक नुकसान बता दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये पैसा कहीं और भी लग सकता था, द प्रोड्यूसर में नॉट पास ऑन द बेनिफिट, करप्शन भी हो सकती है। सही है, फिर आप उसको एक सब्सिडी का ग्राफ बनाओ जिसमें आप सप्लाई बढ़ा के दिखाओगे, सप्लाई बढ़ा के दिखाओगे तो एलोकेशन इंप्रूव करके दिखाओगे, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ रहा है, एलोकेशन इंप्रूव हो रही है, मसला हल हो रहा है। तो फायदे नुकसान दोनों बता दिए, एंड में अपने आंसर को इवेल्युएट करो और बोलो कि भाई ये जो असल मसला है, असल मसला है मेरिट गुड्स का, असल मसला मेरिट गुड्स का लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सब्सिडी ने वो तो एड्रेस किया ही नहीं। इफ यू यूज सब्सिडी द प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, आप सस्ता कर दो या फ्री कर दो क्वांटिटी बढ़ेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। द मेन इशू हियर इज द मेन इशू हियर इज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज हाईलाइटेड बाय एडवर्टाइजमेंट। प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन का यूज करोगे, किसका यूज करोगे? प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन। पर प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन में भी आप लोगों को बेनिफिशियल इफेक्ट्स तो बता दोगे, पर उसमें वक्त बहुत लगेगा, बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। सही है, शुड बी कंसिस्टेंट। ओवरऑल आप बोलो इफ द इशू इज इमीडिएट you go for subsidy, if the issue is long term go for advertisement, and if you can afford both the policies together then go for a parallel scenario. Immediate subsidy, long term advertisement, if you can afford both the policies together then go for a parallel policy जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट और सब्सिडी को साथ इस्तेमाल करोगे और जिधर आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मसले एक साथ हल होना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू आंसर दिस। ठीक है, फिर आपका पार्ट बी, पार्ट बी में कह रहा है एड्रेस assess whether fixing a minimum price, assess whether fixing a minimum price is likely to be the best policy to reduce the consumption of a demerit good। एक पॉलिसी दी हुई है तो दूसरी मुझे खुद बतानी होगी, और क्या मैं इस सवाल में डीमेरिट गुड की इंफॉर्मेशन दूंगा? पार्ट ए में मैंने डीमेरिट गुड की सब इंफॉर्मेशन दे दी है, मैं पार्ट बी में रिपीट नहीं करूंगा, जो चीज पार्ट ए में आ गई है पार्ट बी में उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अपने आंसर की क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो हल्का सा डीमेरिट गुड एक लाइन में समझा देना, हल्का सा डीमेरिट गुड एक लाइन में समझा देना, लंबी नहीं करना। सही है, लंबी नहीं करना, सिर्फ एक लाइन में समझा देना, क्योंकि ऊपर आपने बहुत इंफॉर्मेशन उसको दी है, ओवरलैपिंग हो जाएगी, फायदा नहीं है। ठीक है, फिर आप जो है वो उसको मिनिमम प्राइस डिफाइन करो, मिनिमम प्राइस के फायदे नुकसान बताओ, किस तरह ये पॉलिसी काम करेगी। भाई हमें तो पता है ना कि ये प्राइस कंट्रोल है, हमें तो पता है ये प्राइस कंट्रोल है, तो आप उसको बोलो कि भाई मिनिमम प्राइस टू बी इफेक्टिव ये कब लगाई जाती है? जब गवर्नमेंट को लगता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू लो,
ये कब लगाई जाती है? जब गवर्नमेंट को लगता है द इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू लो, तो गवर्नमेंट प्राइस को बढ़ाने के लिए मिनिमम प्राइस लगाती है. सो टू बी इफेक्टिव इट शुड ऑलवेज बी इम्पोज्ड, इट शुड ऑलवेज बी इम्पोज्ड अबव द इक्विलिब्रियम. ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा. सही है. जिसकी वजह से ये चीजें महंगी हो जाएंगी, डीमेरिट गुड्स, क्वांटिटी कम हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी, डीमेरिट गुड का मसला हल होना शुरू हो जाएगा. जो डीमेरिट गुड से एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट हो रही थी वो एक्सटर्नल कॉस्ट कम हो जाएगी. जाहिर है जब लोग सिगरेट वगैरह कम पियेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, स्वीट्स वगैरह कम खाओगे तो हेल्थ केयर पे बर्डन कम होगा. सही है. इकोनॉमी में हेल्थ इंप्रूव होगी. तो आप बोले एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव हो रही है. And you are getting closer to the socially optimum level of output. तो पॉलिसी ही एडवांटेज होती है. ठीक है, पॉलिसी को समझाना ही उसका एडवांटेज है, किस तरह वो काम कर रही है. कैसे डायग्राम बनाओगे? कैसे डायग्राम बनाओगे? एक बेसिक एक्समेन बनाना पहले. इनइलास्टिक डिमांड नहीं बना रहा क्योंकि मिनिमम प्राइस का ग्राफ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन में लिख दूंगा इनइलास्टिक डिमांड होती है. ठीक है, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड. द गवर्नमेंट फील्स दैट दिस इक्विलिब्रियम प्राइस इज टू लो, और इस प्राइस को बढ़ाने के लिए फिर उसने एक मिनिमम प्राइस लगाया है. क्योंकि मैं कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में जिक्र करूंगा तो मैं यहाँ पर ए भी लिख रहा हूँ. ठीक है, once I impose the minimum price above the equilibrium, तो this will be PM, कि प्राइस बढ़ जाएगी. Now this is a minimum price which is above the equilibrium, so we know that this is effective. ये क्यों effective है? ये इसलिए effective है क्योंकि यहां से प्राइस बढ़ सकती है पर गिर नहीं सकती. अगर गिर नहीं सकती तो इसका मतलब आपने सक्सेसफुली इक्विलिब्रियम को खत्म कर दिया. जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो जो इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस था वो पीएई था, पर जैसी प्राइस बढ़ी तो अब जो नया कंज्यूमर सरप्लस हो गया वो क्या हो गया है? व्हाट इज द न्यू कंज्यूमर सरप्लस? आपने कंज्यूमर सरप्लस कम कर दिया तो न्यू कंज्यूमर सरप्लस इज पीएमएसी. तो आई हैव सक्सेसफुली रिड्यूस द कंज्यूमर सरप्लस. मैंने इनकी जेब काट दी कंज्यूमर्स की ताकि ये चीजें कंज्यूम ही ना कर सकें. पर नुकसान और फायदा यहां पर ये भी है कि देखो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, तो आपने सक्सेसफुली कंजम्पशन भी कम करके दिखा दी. पर ओवरऑल मसला यहां पर वही आ रहा है कि भाई देखो मार्केट की प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, तो इन दी एंड क्वांटिटी सप्लाइड विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांड व्हिच विल लीड टू सरप्लस, और फिर ये सरप्लस माल ब्लैक मार्केट में बिकता है बिलो द मिनिमम प्राइस. तो देखो मसले शुरू हो गए. ये पॉलिसी बस हवाई पॉलिसी है, बिल्कुल ही घटिया पॉलिसी होती है ये. ठीक है, कोई काम की नहीं है पॉलिसी. देखो सरप्लस हो जाता है यहाँ पे, तो आप नुकसान बहुत है, कोई भी एक नुकसान बता देना, बोलो डीमेरिट गुड्स एडिक्टिव नेचर के होते हैं, तो मिनिमम प्राइस आप लगा भी दोगे ना तो इनइलास्टिक डिमांड है, प्राइस ज्यादा से बढ़ेगी, क्वांटिटी कम से गिरेगी, तो टू सम एक्सटेंट ही हो रहा है. दूसरा, ये जो मार्केट में डीमेरिट गुड्स का सरप्लस हो रहा है, ये माल जो है ना फिर ब्लैक मार्केट में बिलो द मिनिमम प्राइस बिकेगा, तो इट विल बी सोल्ड एट अ प्राइस व्हिच इज बिलो द मिनिमम प्राइस. दिस इज व्हाट इलीगल सेलिंग इज. सरप्लस की वजह से बिजनेसेस का लॉन्ग टर्म नुकसान हो रहा है, तो दे विल ले ऑफ वर्कर्स, दिस विल इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, तो इनकम्स कम होंगी. सही है. कंज्यूमर सरप्लस इन्वॉल्व करना आंसर में नेसेसरी नहीं है, पर कर दोगे तो अच्छी बात है. मॉनिटरिंग कॉस्ट होती है, मिनिमम प्राइस लगा रहे हो तो फिर आपको बाद में चेक करना पड़ता है कि क्या वाकई वो प्राइस चार्ज हो रही है जो हमने रखी हुई है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस पैसों की भाई. सही है, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है. क्या मिनिमम प्राइस कोई गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है? पर ये पॉइंट मैं AO3 में यूज करूंगा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपने आंसर में नहीं डालूंगा. सही है. दूसरी पॉलिसी, हर बच्चा यहाँ पर एडवर्टीजमेंट बोलेगा, पर मैं किसी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स यूज कर रहा हूँ. हर बच्चा दूसरी पॉलिसी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बोलेगा, जो कि बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं है, पर मैं दूसरी पॉलिसी यहाँ पर जान पूछकर इनडायरेक्ट टैक्स यूज कर रहा हूँ. इनडायरेक्ट टैक्स लगाऊंगा गुड्स एंड सर्विसेज पे, सेल्स टैक्स, कॉस्ट बढ़ेगी, सप्लाई गिरेगी, डीमेरिट गुड महंगे होंगे, बर्डन कंज्यूमर्स पे पास ऑन किया जाएगा, कंजम्पशन गिरेगी, एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी, एलोकेशन इंप्रूव होगी, क्लोजर टू सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट. बेसिक डायग्राम मैं यहाँ पर बना सकता हूँ. मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा प्राइस, ब्रैकेट में लिखूंगा पी. अब इनडायरेक्ट टैक्स का ग्राफ बना रहा हूं तो इन इलास्टिक डिमांड बना के दिखा सकता हूं, कोई मुझे मसला होगा नहीं यहाँ पे. तो एक इन इलास्टिक डिमांड खींच देता हूँ. दिस इज डिमांड. सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे, तो पहले एक ओरिजिनल सप्लाई बना रहा हूँ. दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज इक्विलिब्रियम, दिस इज सप्लाई. मैंने क्यों इनडायरेक्ट टैक्स यूज करा है मैं आपको इसकी लॉजिक भी दे रहा हूँ. मैंने अपनी इवैल्यूएशन के लिए करा है ये.
लॉन्ग टर्म देखो हम सोच रहे हैं क्योंकि हमें इवैल्यूएशन भी लिखनी है। ठीक है, एक ग्राफ तो मेरा ये हो गया कि टू सम एक्सटेंट मैंने क्वांटिटी कम करके दिखा दी। अब मैं इसी पॉइंट को कनेक्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि देखो इनडायरेक्ट टैक्स से मिलेगा टैक्स रेवेन्यू। वैसे तो दो पॉलिसी बतानी है पर मैं खुद एडवर्टाइजमेंट को बीच में डाल रहा हूँ। मैं खुद एडवर्टाइजमेंट को बीच में डाल रहा हूँ। मेरे चीज बेटा क्या यूज है लैब बेटा, ये पार्ट में क्या बोल रहे हो, ये सही है। आप बोलोगे आप इस टैक्स रेवेन्यू को यूज करोगे एडवर्टाइजमेंट में, आप जो है वो प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ जाओगे। आप प्रोविजन इन्फॉर्मेशन की तरफ जाओगे। अब ओवरलैपिंग का मतलब ये भी नहीं है बेटा जो आपने ऊपर लिख दिया आप नीचे ही लिख सकते, अब ये भी ना करो, तभी मैं आपको ऐसी बातें नहीं बताता। बिल्कुल ही कोई अजीब सी अपनी तरफ से बातें बनाना शुरू कर देते हैं। सही है, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन दोगे, लोगों को हार्मफुल इफेक्ट्स बताओगे। सही है, परसुएसिव एंड इंफॉर्मेटिव मीन्स का इस्तेमाल करोगे। लोगों को नच करोगे, सेंस ऑफ डायरेक्शन दोगे। आप जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करोगे। ये की वर्ड्स हैं जो आपको यूज करने हैं। लोगों को नुकसानात बताओगे। इन दी एंड आपको बस डिमांड कम करनी है। इन दी एंड आपको डिमांड कम करनी है और लोगों की विलिंगनेस टू पे करानी है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि एडवर्टीजमेंट का बड़ा बेहतरीन यहाँ पर ग्राफ जो है वो बन सकता है। ऑप्शनल है, बनाना चाहो तो बना लो, नहीं बनाने तो नहीं बनाओ, पर वो पीछे वाली दो डायग्राम तो लाजमी बनानी है। पर ये डायग्राम बनाने में कोई मसला आपको होना नहीं चाहिए कि कचरा डायग्राम है बेटा, इसमें ही मसला है तो क्या बोलूंगा मैं। अब यहाँ पर इन इलास्टिक डिमांड नहीं बनाएंगे यार बेटा। एडवर्टीजमेंट के ग्राफ में मैंने पहले ही बोला है कि इलास्टिसिटी इन्वॉल्व नहीं करते। सही है, तो आप जो है वो बेसिकली ये पॉइंट ए है, विलिंगनेस टू पे कम करके दिखा सकते हो। अगर ये भी नहीं करना तो ना करो, मसला नहीं है, बस सिंपली डिमांड का फुल एफर्ट शिफ्ट करके दिखा दो। जो एक्स्ट्रा बात है मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि आप घबराओ ना कि भाई मुझे भी ये पेपर में करना पड़ेगा, भाई नहीं करो कोई मसला नहीं। सही है, 60 में से 60 नहीं लेके आने, बस ये ले आओ E1। देखो विलिंगनेस टू पे कम हो रही है। ठीक है, और एलोकेशन आपकी इंप्रूव हो रही है क्योंकि जितना कम करोगे ना क्वांटिटी उतनी एलोकेशन इंप्रूव होगी। बेटा ये यार या क्या बिल्कुल ही बेशर्मो वाला सवाल पूछा है तूने भाई। क्यों कंज्यूमर बर्डन प्रोड्यूसर बर्डन बताऊंगा यार, आज तक बताया किसी मार्केट फेलियर के सवाल में? अभी 8 और 12 के सारे सवाल करा दिए फिर भी ऐसी बात पूछ रहे हैं। क्यों बताऊंगा, क्या लिंक है आंसर का इससे? CSPS भी बता दिया, गलती हो गई भाई मेरी, नहीं करना आपको, माजरत। सही है, सही है, इनडायरेक्ट टैक्स की बुराइयां बता दो। रिग्रेसिव नेचर है, पुअर पे बर्डन है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ेगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, टैक्स कलेक्ट करने की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ज्यादा चीजों पे टैक्स लगाओगे तो टैक्स बेस बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी, चीजें महंगी हो गई हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की बैंड आप बजा रहे हो, पीपल माइट स्विच टू इम्पोर्टेड, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कितना टैक्स लगाना है वो भी आपको नहीं पता। इन्फॉर्मेशन फेलियर अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, बट दिस पॉइंट विल बी यूज फॉर AO3। यहाँ पर इस पॉइंट को मैं जाया नहीं करूंगा। कोई एक पॉइंट बताऊंगा, एक पॉइंट भाई, एक बुराई बतानी है, जाहिर है इतनी सारी थोड़ी बताएगा। अच्छा 6 पेज का आंसर लिखेगा क्या? तो AO3 क्या है? पैरेलल पॉलिसी। ये फाइल से आप देख लेना, मैं आपको सही से दिखा दूंगा उसमें मॉडल आंसर में। पैरेलल पॉलिसी, इनडायरेक्ट टैक्स से टैक्स रेवेन्यू जमा करके एडवर्टाइजमेंट पे जाओ और मिनिमम प्राइस को रद्द कर दो, रद्द। घटिया पॉलिसी है, बिल्कुल घटिया पॉलिसी। आप बोलो मिनिमम प्राइस इज नॉट जनरेटिंग एनी टैक्स रेवेन्यू सो नो पॉइंट गो फॉर टैक्स। तुम्हें प्राइस ही बढ़ानी है, तुम टैक्स लगाओ ना, मिनिमम प्राइस क्यों लगा रहे हो? कम से कम टैक्स में रेवेन्यू तो मिल रहा है, वो एडवर्टाइजमेंट पे लगा दो आप। मिनिमम प्राइस बिल्कुल ही बेकार पॉलिसी है। ठीक है, in order to conclude, considering the issue associated with demerit goods, that is existence of information failure, parallel or alternative policy should be adopted. Provision of information will be more effective than any other policy. Though to generate the funds, government will be required to impose indirect tax, which will have its own unintended consequences. ये तो complete AO3 के लिए मॉडल आंसर आप देख लीजिएगा अगर आपको टाइम मिले पढ़ने का। ठीक है, ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद मई जून 2024, पेपर 2 वेरिएंट 2, सेक्शन सी। वी आर ऑलरेडी डन विद सेक्शन ए एंड बी। तो सेक्शन सी आपका जो है वो मैक्रो होता है। नाउ दिस वाज अ वेरी इजी पेपर। तो क्वेश्चन 4 और 5 में से कोई एक आपको बंच यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो आंसर एनी वन क्वेश्चन। तो इंस्ट्रक्शंस बहुत वही सिंपल है।
ठीक है, अब ये जो पेपर है उसके हम जो क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं, ये मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में कराए हुए हैं, तो मैं लिख के यहाँ पर नहीं करूंगा, पर हाँ हम थोड़ा एक्सटेंसिवली इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लिखने से थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है, पर हम इससे वो करेंगे कि हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। तो हम वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 4 का पार्ट ए। लुक एट क्वेश्चन 4 पार्ट ए। क्वेश्चन 4 का पार्ट ए क्या कह रहा है? With the help of a diagram, explain what is meant by the circular flow of income in an open economy. अब एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहाँ पर जो आया ना, वो डायग्राम है सर्कुलर फ्लो का। सिर्फ इस वजह से बच्चों ने ये सवाल पेपर में बहुत कम अटेम्प्ट किया है, हालांकि ये सवाल बहुत आसान है। सिर्फ ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डायग्राम की वजह से बच्चे बैकआउट हुए हैं यहाँ पे। With the help of a diagram, explain what is meant by the circular flow of income in an open economy and consider the extent to which it can explain economic growth in such an economy. So first you need to define circular flow of income in an open economy where there are four parties: households, banks, government and foreign sector. सही है। सही है, तो ये आपके यहाँ पर चार सेक्टर्स होते हैं। फिर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि विड्रॉल्स आर इक्वल्स टू इंजेक्शंस। विड्रॉल्स में सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट्स आते हैं, इंजेक्शंस में इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स आते हैं। तो ये आपकी विड्रॉल इज इक्वल्स टू इंजेक्शंस होते हैं। जे इज फॉर इंजेक्शन एंड डब्ल्यू इज फॉर विड्रॉल। फिर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करोगे। अच्छा, वेन एवर यू डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ तो बच्चे सिंपल ये लिख के आ जाते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द रियल जीडीपी, पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा एएस लेवल के बच्चे की तरह लिखना है और ओ लेवल के बच्चे की तरह ही लिखना है। यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल ग्रोथ एंड पोटेंशियल ग्रोथ, राइट? तो एक्चुअल ग्रोथ इज द राइज इन द एग्रीगेट डिमांड, while पोटेंशियल ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ता है, पीपीसी राइट पे शिफ्ट होता है, अगर आपको याद हो। तो एक्चुअल ग्रोथ happens inside the PPC while potential growth is when the PPC shifts to the right। तो ये सारी बेसिक नॉलेज आपको उसको देनी है। सही है। अब जो है ना, उसके बाद आप क्या करोगे, पूरा उसको सर्कुलर फ्लो समझाओगे। अब सर्कुलर फ्लो हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया था, ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको लेक्चर में रिवाइज करनी चाहिए। मैं जनरली खाली ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि देयर आर टू पार्टीज, एक आपका हाउस होल्ड है और एक आपकी फर्म्स हैं। हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को देती हैं, और फर्म्स जो है वो रिटर्न में उनको पेमेंट्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट, वट एवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोवाइडेड बाई द फर्म्स। तो फर्म्स जो है वो जो पैसे देती हैं हाउस होल्ड को, तो वही पैसा हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को दे देता है वापस इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन, और उसके रिटर्न में फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं हाउस होल्ड को। तो ये एक बेसिक सर्कुलर फ्लो है जो कि मैंने बड़ी डिटेल में समझाया था अपनी पहली क्लास में मैक्रो की। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं कि लोग अपनी इनकम में से, देखो इनिशियली लोग अपनी इनकम में से सिर्फ कंजम्पशन कर रहे होते हैं, सही, और एक्सपेंडिचर भी कंजम्पशन के फॉर्म में होता है। पर उसके बाद जो है वो फिर इकोनॉमी थोड़ी सी खुलना शुरू होती है। जैसे यहाँ पर अब फॉरेन सेक्टर आ जाता है। जब फॉरेन सेक्टर, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब आ जाती है तो पीपल डोंट ओनली कंज्यूम, दे सेव एज वेल। तो लोग जो है वो फिर पैसा सेव करना शुरू कर देते हैं, और जब पैसा सेव करना शुरू करते हैं तो दिस इज अ लीकेज, दिस इज अ विड्रॉल, क्योंकि पैसा बाहर जा रहा है सर्कुलर फ्लो से। फिर यही पैसा घूम फिर के वापस इन द फॉर्म ऑफ लोन्स इकोनॉमी के अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, क्योंकि आप जब अपना पैसा बैंक में सेव करते हो तो बैंक आपका पैसा किसी और को लोन आउट कर देती है, फिर वही इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में वापस इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो सी प्लस एस इज इक्वल टू सी प्लस आई। फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट आपकी इनकम में से टैक्स लेती है। नाउ टैक्स इज अ विड्रॉल, तो सी प्लस एस प्लस टी। अब आप अपनी इनकम में से कंज्यूम कर रहे हो, सेव कर रहे हो, टैक्स भी दे दो। पर जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट अगर हमसे टैक्स ले रही है तो फिर वो हमारे पे स्पेंड भी करेगी, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंजेक्शन होता है, तो सी प्लस आई प्लस जी। फिर उसके बाद फॉरेन सेक्टर आता है, इंटरनेशनल सेक्टर आता है आपका, और उसमें जो है ना वो बेसिकली उसमें जो है वो बेसिकली आप फिर उसको बताते हो कि भाई किस तरीके से लोग अपनी इनकम में से इंपोर्ट्स भी करते हैं, और जब वो इंपोर्ट्स करते हैं तो पैसा मुल्क से बाहर जाता है। पर एक्सपोर्ट को फिर हम एज एन इंजेक्शन कंसिडर करते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर पैसा आ रहा है। तो सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स आर द लीकेजेस विच आर विड्रॉल्स, एंड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स आर द इंजेक्शंस। ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो बेसिक उसको समझाना है। जब मैं अपना मॉडल आंसर आपको दूंगा तो आप उसमें पढ़ लेना। आगे सवाल में कह रहा है कि कंसिडर द एक्सटेंट टू विच इट कैन एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन सच एन इकोनॉमी। नाउ आपको ये चीज बेसिक पता होनी चाहिए कि जब इंजेक्शंस विड्रॉल से ज्यादा होते हैं तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वरना नहीं होगी। मतलब जब एक इकोनॉमी में इंजेक्शंस आर ग्रेटर देन द विड्रॉल्स, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है। पर अगर विड्रॉल्स आर ग्रेटर देन द इंजेक्शंस, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। तो अगर हम उसको पहले सिंपल डिफरेंशिएट करें, इंजेक्शंस ग्रेटर देन विड्रॉल्स इकोनॉमिक ग्रोथ, विड्रॉल्स ग्रेटर देन इंजेक्शंस इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। अब आपको इसको एग्जांपल दो, आप उसको फॉरेन सेक्टर की एग्जांपल दो, क्योंकि सवाल का फोकस ओपन इकोनॉमी पे, ओपन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। तो यू नीड टू कनेक्ट दिस विद बैलेंस ऑफ ट्रेड।
You need to connect this with balance of trade. आप उसको बोलो balance of trade can be surplus. अगर export revenue import expenditure से ज्यादा है, अगर injections withdrawal से ज्यादा है, तो aggregate demand बढ़ेगी, economic growth बढ़ेगा. पर अगर आपके मुल्क में बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट रेवेन्यू. इसका मतलब क्या हुआ, विड्रॉल्स आर ग्रेटर देन द इंजेक्शंस. तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, व्हिच विल लीड टू लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस इज योर असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, जहां पर आपने इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक करके ये चीज बता दी. अब सवाल वापस पढ़ो. सवाल में कह रहा है कि किस हद तक इट कैन एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ. तो भाई हद तक यही है कि भाई इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, या इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द विड्रॉल्स एंड इंजेक्शंस. मतलब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस स्पीड से इंजेक्शंस बढ़ रहे हैं उसी स्पीड से विड्रॉल्स बढ़ेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों इक्वल भी बढ़ सकते हैं. तो मल्टीपल केसेस बनते हैं. तो आप बोलो डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ एक्स एंड एम. अगर एक्सपोर्ट कम से बढ़ रहा है तो ये इनसिग्निफिकेंट है, मोर और लेस लोअर कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर इंपोर्ट बहुत ज्यादा से बढ़ रहा है तो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी. तो आप बोलो ये रिलेटिव साइज ऑफ इंजेक्शंस एंड विड्रॉल्स की गेम है सारी. इन ऑर्डर टू कंक्लूड, द एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द इंजेक्शंस एंड विड्रॉल्स. फॉर एग्जांपल, इफ राइजिंग एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज ऑफसेट बाय द राइजिंग इंपोर्ट एक्सपेंडिचर, the net effect on economic growth may be negligible. Other factors such as technological advancement also affect economic growth, which the model does not fully capture. अब आप इस चीज को समझो कि ये मॉडल बहुत लिमिटेड है जो सिर्फ इंजेक्शन विड्रॉल्स को देख रहा है. सेट्रिस वेरिएबल्स पे इकोनॉमिक्स से सारे मॉडल्स चल रहे होते हैं. दिस इज अ वेरी गुड इवैल्यूएटिव कमेंट कि आप बोलो कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो वो कंसिडर नहीं कर रहा है. ठीक है. तो अगेन आपकी रिविजन ये डिटरमिन करेगी कि आपको ये क्वेश्चंस कितना अच्छे समझ आ रहे हैं, कितना नहीं आ रहे हैं. और रिवीजन इस टाइम पे क्रैश वाली वीडियो से ही होंगे जो प्लेलिस्ट मेरी है या पोर्टल पे जो फोल्डर है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको चीजें रिवाइज करनी है. कंटेंट आपका जितना पक्का है आप सवाल में कभी नहीं फंसोगे. ठीक है. पार्ट बी कह रहा है असेस वेदर सप्लाई साइड पॉलिसी इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अचीव लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ. सो देन आवर क्वेश्चन इज फोकसिंग ऑन द पोटेंशियल साइड ऑफ द ग्रोथ. पोटेंशियल का मतलब है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ाना है. सप्लाई साइड पॉलिसी दी हुई है. जब भी सवाल में एक पॉलिसी दी हुई हो तो दूसरी पॉलिसी आपने खुद बतानी है. तो कौन सी पॉलिसी की तरफ जाएंगे? फिस्कल की तरफ भी जा सकते हैं, मॉनेटरी की तरफ भी जा सकते हैं. तो पहले तो उसको सप्लाई साइड पॉलिसी समझा देंगे, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को राइट पर शिफ्ट करके दिखाएंगे, पोटेंशियल ग्रोथ दिखा देंगे. कोई एक टूल आपको लंबी करके समझानी है तो यू नीड टू वेरी केयरफुली सेलेक्ट द टूल्स व्हिच ब्रिंग पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ. तो कौन से टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आपके सामने स्क्रीन पे अगर आप उसको गौर से देखो तो कौन कौन से टूल हम यूज कर सकते हैं. हम यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन को यूज करेंगे. ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से हम वर्कर्स की स्किल्स बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ाएंगे, हमारे मुल्क का पोटेंशियल बढ़ जाएगा. या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, इससे भी एलआरएस बढ़ जाएगा. इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे भी एलआरएस बढ़ जाएगा. अगर आप डिटेल में टूल समझा रहे हो तो एक टूल से आपका काम हो जाएगा, पर अगर आप दो टूल बता दोगे तो अच्छी बात हो जाएगी. अगेन इट डिपेंड्स आपकी स्किल्स कैसी है राइटिंग की. आपको एक पॉइंट को एलेबोरेट करना पड़ेगा अच्छे से. तो अगर आप दो टूल्स यहाँ पर बता दोगे ना 12 मार्क के सवाल में तो अच्छी बात होगी. सही है. तो दो टूल्स उसको समझाओ. बुराई कॉमन है. देखो ये इंटरवेंशनिस्ट सप्लाई साइड पॉलिसीज है, अगर आपको याद हो. ये इंटरवेंशनिस्ट सप्लाई साइड पॉलिसीज, इफ यू रिमेंबर, मैंने केयरफुली आपको मार्केट ओरिएंटेड और इंटरवेंशनिस्ट सप्लाई साइड पॉलिसीज का डिफरेंस बताया था. तो यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हो, यहाँ पर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो, यहाँ पर आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे काम कर रहे हो. तो बेसिकली यू आर वर्किंग ऑन द लेबर प्रोडक्टिविटी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी, मोबिलिटी, क्योंकि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जोग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ रही है. पर वही बात है, ये सारी पॉलिसीज कॉस्टली, एक्सपेंसिव और टाइम लैग का शिकार है. तो कोई भी अच्छे से इवैल्यूएटिव कमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा आपको पॉलिसी समझाने के बाद. दूसरी पॉलिसी जो यहाँ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो फिस्कल पॉलिसी है. यू कुड हैव आल्सो सिलेक्टेड मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल. तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी वैसे तो एक डिमांड साइड पॉलिसी है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगी. अब सवाल का फोकस वैसे पोटेंशियल ग्रोथ पे अगर देखा जाए, हम जो अब पॉलिसी बता रहे हैं वो डिमांड साइड है, तो इवैल्यूएशन बहुत क्लियर है. सही है. पर आप यहाँ पर डिमांड साइड पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के एक्चुअल ग्रोथ तो करके दिखा रहे हो, पर फिस्कल पॉलिसी कभी कभार पोटेंशियल ग्रोथ कर देती है. तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन का टूल जब आप यूज करोगे तो आप इनकम टैक्स को कम करके डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाओगे. डीवाई इज डिस्पोजेबल इनकम. तो कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, रियल जीडीपी बढ़ेगा, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी. कॉर्पोरेशन टैक्स को कम करोगे, रिटेन प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एडी बढ़ेगा, रियल जीडीपी बढ़ेगा, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी. बट यहाँ पर आपको
इन्वेस्टमेंट से पोटेंशियल ग्रोथ को लिंक करना है। यहाँ पर एक बच्चा A, B, C, D वाले बच्चों में फर्क शुरू हो जाता है। फिजिकल पॉलिसी सिर्फ एडी नहीं बढ़ाता, फिजिकल पॉलिसी पोटेंशियल ग्रोथ भी कर सकता है। मैंने आपको हर टॉपिक के साथ अलग अलग पॉलिसी पढ़ाई है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ यही पॉलिसी अलग पढ़ाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ यही पॉलिसी अलग पढ़ाई है, डिफ्लेशन के साथ यही पॉलिसी अलग पढ़ाई है। तो आपको बहुत केयरफुली चीजें यहाँ पे बतानी है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, अगर ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स पे होगी तो पोटेंशियल ग्रोथ भी तो आ सकती है ना। तो ऐसा नहीं है कि फिजिकल पॉलिसी बिल्कुल भी पोटेंशियल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। दूसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब आप बढ़ाते हो तो एडी बढ़ता है, एक्चुअल ग्रोथ आ जाती है। पर आप ये भी तो देखो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो किन चीजों पे रही है। अगर एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे होती है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे होती है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ेगा तो इससे पोटेंशियल ग्रोथ आ जाएगी। तो हाँ, फिजिकल पॉलिसी इज डिजाइंड टू मैनेज द एग्रीगेट डिमांड, बट इट कैन ऑल्सो हेल्प यू अचीव पोटेंशियल ग्रोथ। यू कैन यूज मॉनेटरी पॉलिसी इन दिस आंसर एज वेल, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। जब आप इंटरेस्ट रेट को कम करते हो तो वहां पर भी आप पोटेंशियल ग्रोथ को लिंक कर दोगे। तो यू नीड टू रेफर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ का लेक्चर। ठीक है, फिर आप फिजिकल पॉलिसी की बुराइयां बताओ। कोई एक बुराई आपको बतानी है, मैंने बहुत सारी रखी हुई है कि भाई आप जब इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसीज लगा रहे हो तो इसका मतलब इकोनॉमी में मुल्क के हालात अभी ठीक नहीं है, तो पेसिमिस्टिक होंगे लोग। आप टैक्स कम कर भी दोगे तो पीपल माइट सेव देयर एडिशनल इनकम। बजट डेफिसिट्स हो जाते हैं बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूसिंग द टैक्स, सो दिस माइट लीड टू बजट डेफिसिट, देन यू विल नीड टू बोरो। तो नेशनल डेट बढ़ जाता है, फिर उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट्स देनी होती है लोन्स पे। आप बोलो एडी के बढ़ने से इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड ना बढ़ जाए, क्योंकि लोग तो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो ट्रेड डेफिसिट होगा, उल्टा इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। बिजनेस कॉन्फिडेंस लो होता है तो इन्वेस्टमेंट माइट नॉट इंक्रीज। इनकम टैक्स आप कम कर रहे हो, आप देख लो, आप इनकम टैक्स कम कर रहे हो। इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स विच पुट्स द बर्डन ऑन द रिच। आप अमीर में से टैक्स कम कर रहे हो तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ेगी। इसी पेपर में रीडिस्ट्रीब्यूशन का हमने सवाल किया, तो इनइक्वालिटी खराब हो रही है ना भाई। ठीक है, कोई एक पॉइंट बता देना। एंड में आपकी इवैल्यूएशन बहुत तगड़ी यहाँ पर होगी। क्या होगी? आप बोलो भाई इनका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो वैसे तो लेमैन से अगर आप पूछोगे और एक वैसे बच्चे से पूछोगे जो कि बिल्कुल ही एक एवरेज स्टूडेंट है, वो तो छूटते साथ बोल देगा हाँ भाई सप्लाई साइड पॉलिसी इज द मोस्ट इफेक्टिव पॉलिसी। डिमांड साइड पॉलिसी होती है फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी तो सिर्फ बेटी को बढ़ाएगी। तो ये स्टेटमेंट नहीं देना, ये स्टेटमेंट नहीं देना। आप बोलना इनका टारगेट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है, सप्लाई साइड इनके लिए मोस्ट इफेक्टिव है। हाँ, हम मानते हैं कि डिमांड साइड पॉलिसी इज मोर फोकस्ड ऑन एग्रीगेट डिमांड। हम मानते हैं कि डिमांड साइड इज बेटर फॉर एक्चुअल ग्रोथ एंड सप्लाई साइड इज बेटर फॉर पोटेंशियल ग्रोथ, बट यू नीड टू हैव अ पैरेलल अप्रोच हियर। मिसाल के तौर पे, इफ यू कैन अफोर्ड, यू नीड टू कीप अ पैरेलल अप्रोच इफ यू कैन अफोर्ड एंड मैनेज। बात फिर एंड में वही है, कॉस्ट एंड ईज ऑफ पॉलिसी, अगर आपको याद हो, कॉस्ट एंड ईज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी। एक बहुत अच्छा कमेंट अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसे पॉइंट आपके पेपर में कर गए ना क्लिक, आपकी वैल्यूएशन दिमाग शूट करेंगे। मैं तभी आपका थोड़ा दिमाग खोल रहा हूँ नए नए पॉइंट्स बता के, ताकि आप कुछ तो चलाओ दिमाग पेपर में। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम सप्लाई साइड मेजर्स मे फेल, some supply side measures may fail if it is not supported by demand side. For example, better trained workers won't help if there is no demand in the economy. आप ट्रेनिंग एंड एजुकेशन करके वर्कर की लेबर प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा रहे हो, पर इकोनॉमी में डिमांड भी तो होनी चाहिए, तो साथ में एग्रीगेट डिमांड भी तो बढ़ाना है। तभी पैरेलल पॉलिसी बोल रहा हूँ। आप पोटेंशियल ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन अपने वर्कर्स को दे रहे हो, आपके वर्कर बहुत भर भर के आउटपुट बनाएंगे फ्यूचर में, अबे भाई खरीदने वाले भी तो साथ में पैरेलल अप्रोच पे जाना है आपको। ये एक तरह से बताऊं क्या कहना चाह रहा हूं मैं एक तरह से ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ पोटेंशियल ग्रोथ पे नाम काम ना करो, एक्चुअल और पोटेंशियल दोनों एक साथ करो। जब एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ साथ होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, याद है मैंने बहुत बार क्लास में बताया है वर्ड, कौन सा वर्ड होता है वो? जब एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ साथ होते हैं तो विच वर्ड डू वी यूज? जब एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ साथ होते हैं तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है? प्रोलॉन्ग ग्रोथ। बिल्कुल, बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा, ये छोटी छोटी चीजों से पता चल रहा है आपकी तैयारी कैसी है। प्रोलॉन्ग ग्रोथ कहते हैं इसको। इसमें आप पीपीसी भी बना सकते हो, बिल्कुल शो बोथ द ग्रोथ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप एक कंप्लीटली डिफरेंट साइड पे इसकी इवैल्यूएशन को लेके चले गए हो। ठीक है, so let's move on to question number 5, which is the last question of this paper. सबसे आखिरी सवाल, explain what is meant by protectionism and consider the effectiveness of using tariffs as a method of protectionism. Now protectionism is done to protect your domestic
इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, राइट। इंपोर्ट्स को आप महंगा करते हो, इंपोर्ट्स को लिमिट करते हो, इंपोर्ट्स को बैन करते हो, अपनी करेंसी को जानबूझकर गिराते हो, ये सारे प्रोटेक्शनिज्म के टूल्स हैं। तो आप ये क्यों कर रहे हो? आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो टैरिफ का ये ग्राफ मैंने आपके सामने बनाया हुआ है ना, यू नीड टू रिवाइज योर लेक्चर्स ये ग्राफ समझने के लिए। करते क्या हो, आप एक डोमेस्टिक सप्लाई बनाते हो, एक डोमेस्टिक डिमांड बनाते हो, फिर आप एक वर्ल्ड सप्लाई की लाइन बनाते हो जो कि प्राइस ऑफ वर्ल्ड दिखाती है। अब जाहिर है जब वर्ल्ड में एक चीज इतनी सस्ती है तो डोमेस्टिक सप्लायर को भी सस्ती देनी पड़ेगी, पर उस सस्ती देने के चक्करों में वो क्वांटिटी बहुत कम बनाता है, पर इस प्राइस पे डिमांड तो बहुत ज्यादा होती है। तो नाउ दिस शॉर्टेज विच इज द डोमेस्टिक शॉर्टेज इज फुलफिल्ड बाय द इंपोर्ट्स। तो जाहिर है डोमेस्टिक डिमांड ज्यादा है, डोमेस्टिक सप्लाई कम है, तो जाहिर है इंपोर्ट होगा। अब इस इंपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है, विच इज एन इंपोर्ट टैरिफ विच इज इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्टेड गुड्स टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स। तो प्राइस ऑफ वर्ल्ड प्लस टैरिफ होता है, तो आपकी प्राइस ऊपर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये आपकी अब प्राइस है। अब आप देखो जैसे ही वर्ल्ड प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई डोमेस्टिक बढ़ रही है और डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कम हो रही है। शॉर्टेज एलिमिनेट नहीं हुई है, शॉर्टेज कम हुई है। ये शॉर्टेज जब कम हुई तो जाहिर सी बात है, पहले ये शॉर्टेज थी, अब ये शॉर्टेज है, तो इंपोर्ट्स तो लाजमी तौर पे कम हुई है। ठीक है, तो टैरिफ इंपोर्ट्स को कम तो करता है। Consider the effectiveness of using tariffs as a method of protectionism. Now we need to discuss any two advantages and two disadvantages. या तो two advantages, one disadvantage, क्योंकि 3 पॉइंट्स तो आपको AO2 में चाहिए ही चाहिए। तो 2 फायदे और 1 नुकसान जो है वो यहाँ पर आपको डिस्कस करना होगा। तो आप बेसिकली जो है क्या क्या फायदे नुकसान बताओगे? देखो इलास्टिसिटी की बहुत बड़ी गेम है यहाँ पे। आप बोलो इंपोर्ट टैरिफ आप लगा रहे हो, टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स आप लगा रहे हो, इंपोर्ट को आप महंगा कर रहे हो, तो इंपोर्ट की क्वांटिटी कम होगी, पर इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर सिर्फ उसी केस में कम होगा, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर सिर्फ उसी केस में कम होगा व्हेन द डिमांड फॉर इंपोर्ट्स इज इलास्टिक। उसी सिनेरियो में आपके आउटफ्लोज कम होंगे, उसी सिनेरियो में आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा, उसी सिनेरियो में आपके इकोनॉमी का करंट अकाउंट इंप्रूव होगा और आपकी करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्टेबिलिटी आ जाएगी। हाँ, अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो एक फायदा यहाँ पर भी है कि गवर्नमेंट को भर भर के टैक्स रेवेन्यू मिलता है। इलास्टिक डिमांड होगी तो पीपल विल स्विच टू डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव हो जाएगी। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ टैरिफ। नुकसान किए हैं? यूएस ने जो करा है अभी वो सबसे बड़ा नुकसान है। जो यूएस ने करा है वो नुकसान है, रिटेलिएशन, ट्रेड रिलेशंस वर्सन हो रहे हैं, वर्ल्ड आउटपुट कम हो रहा है। ठीक है, इनइलास्टिक डिमांड होगी तो देयर इज अ रिस्क कि इट माइट लीड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ऐसा ना हो कि आपने कोई इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे टैरिफ लगा दिया, देयर इज अ रिस्क ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आप दूसरे मुल्कों पे टैरिफ लगाओगे, वो आपके मुल्क पे लगाएंगे, जो यूएस अपने ट्रम्प कर रहा है। यू आर बाउंडिंग योर कस्टमर्स, यू आर बाउंडिंग द लोकल कंज्यूमर्स विद लोकल प्रोड्यूसर्स। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जब गाड़ियों पे, इंपोर्टेड गाड़ियों पे इतना टैक्स लगाया तो हम मजबूरियों में लोकल गाड़ियों में घूम रहे हैं, लोकल गाड़ियां बेकार हैं, मजबूरी में घूम रहे हैं ना, तो हमें बाउंड कर दिया है, हमारी चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हमारा स्टैंड ऑफ लिविंग गिर गया है। तो गवर्नमेंट की तो नीयत यहाँ पर साफ है, पर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है ना वो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो घटिया क्वालिटी की चीजें प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। बिना एयर बैग की गाड़ियां चला रहे हैं लोग कराची में, पाकिस्तान में, सही है। ये हाल है हमारा। मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं, स्टैंड ऑफ लिविंग कम कर देते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाते हैं, पावर को अब्यूज करते हैं अपनी। और बात यहाँ पर यही है कि आप टैरिफ लगा के लोगों को डोमेस्टिक गुड्स पे स्विच कर रहे हो, तो क्या डोमेस्टिक गुड्स में इतनी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है? ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों को डोमेस्टिक पे स्विच करोगे तो एडी बढ़ जाएगा और डिमांड फुल इन्फ्लेशन आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा मैंने स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि 2 वर्सेस 1 या 2 वर्सेस 2 करना है। तो मैं पॉइंट्स तो आपके साथ सारे डिस्कस करूंगा, क्योंकि उतने होशियार तो आप है नहीं कि मैं आपको 2-2 पॉइंट बता दूं तो आप पेपर में यही 2 लिख के आ जाओगे, तो क्या बात होती। सही है, इतने मल्टीपल पॉइंट्स बताने का मकसद ही यही है कि आपको कुछ ना कुछ क्लिक कर जाए पेपर में। ठीक है, तो ये प्रोस एंड कॉन्स हैं। 2 वर्सेस 1 इज द वे टू गो। आइडियल सिचुएशन यही है। इवैल्यूएशन में अब ओवरऑल इफेक्टिवनेस जो टैरिफ की है ना वो किस चीज पे डिपेंड करती है? बहुत तरीके हैं इवैल्यूएट करने के, पीईटी पे डाल दो कहानी पूरी। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, टैरिफ्स कैन प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज इन द शॉर्ट टर्म, बट इफ वी यूज फॉर टू लॉन्ग they may reduce the incentive for firms to become more efficient. Their effectiveness also depends on how import demand responds. If demand is inelastic, tariffs won't reduce imports by much. So tariffs work best as a temporary support, not a long-term solution. So a government needs to properly plan out on what things it wants to impose a tariff on. आप हर चीज पे टैरिफ नहीं लगा सकते। आप उसको ये भी बोल सकते हो, बिल्कुल आप डंपिंग आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर लिख सकते हो। आप बोलोगे यार टैरिफ इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि डंपिंग के खतरे हैं। चाइना जैसी कंट्रीज आपके मुल्क में आके डंप ना करते हैं अपने सामान को बिलो कॉस्ट, तो फिर आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इवैल्यूएटिव कमेंट बड़ा सिंपल है यहाँ पे।
जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, सही है, और वो सवाल है प्रोटेक्शनिज्म या फ्री ट्रेड के फायदे नुकसान। आपको एक टेक्निक मैंने बताई थी क्लास में भी, मैं वापस बता रहा हूँ। Assess whether free trade is always better than a policy of protectionism for a developing economy that wishes to trade internationally. Now, the focus of the question is on the developing economy that wishes to trade internationally. आंसर में तो मैं प्रोटेक्शनिज्म के फायदे नुकसान या फ्री ट्रेड के फायदे नुकसान डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोटेक्शनिज्म के एडवांटेजेस होते हैं वो फ्री ट्रेड के डिसएडवांटेजेस होते हैं, और जो प्रोटेक्शनिज्म के डिसएडवांटेजेस होते हैं वो फ्री ट्रेड के एडवांटेजेस होते हैं। तो बात एक ही है कि आप उसको फ्री ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर पूरा लिखो या प्रोटेक्शनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, बात एक ही है। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब आपको पता है, व्हेन यू इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट योर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, व्हाइल द फ्री ट्रेड बिलीव्स इन नो ट्रेड बैरियर्स और स्पेशलाइजेशन की तरफ हो जाता है, कंपैरेटिव एडवांटेज की तरफ हो जाता है, फ्री मूवमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की तरफ जाता है। तो हम, अगर मैं आपको फ्री ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स बताऊं कि भाई फ्री ट्रेड के क्या एडवांटेज है, तो मुझे प्रोटेक्शनिज्म के डिसएडवांटेज देखने पड़ेंगे। अगर मैं फ्री ट्रेड के फायदे बता रहा हूं तो मुझे प्रोटेक्शनिज्म के डिसएडवांटेज देखने पड़ेंगे। पहली चीज, जब आप फ्री ट्रेड करोगे तो डोमेस्टिक फर्म्स जो हैं वो आपकी इनएफिशिएंट नहीं होंगी, लैक ऑफ कंपटीशन नहीं होगा, आपके लोकल कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, क्योंकि जब आप अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हो तो ये सारे मसले होते हैं। तो लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के नुकसान आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड। तो मेरे मॉडल आंसर में जो होगा ना वो फ्री ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखा हुआ होगा, पर मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि किस तरीके से पॉइंट यूज करते हैं। आपके कंज्यूमर्स बाउंड नहीं होंगे, डोमेस्टिक फर्म से वो बाउंड नहीं होंगे, उनकी चॉइसेस रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगी, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम नहीं होंगे, क्योंकि जब फ्री ट्रेड होता है तो यू आर फ्री टू इम्पोर्ट एनीथिंग। आपको लोकल प्रोड्यूसर से मजबूरी में नहीं खरीदना पड़ेगा, तो यू विल नॉट बी बाउंड विद योर ऑप्शंस, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। रिटेलिएशन का कोई खतरा नहीं है, ट्रेड वॉर्स का कोई खतरा नहीं है, ट्रेड रिलेशंस का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि फ्री ट्रेड है, कोई ट्रेड बैरियर तो है ही नहीं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड इट माइट लीड टू इन्फ्लेशन, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोटेक्शनिज्म में ही होता है। जब आप इंपोर्ट्स को लिमिट करके लोगों को डोमेस्टिक मार्केट पे स्विच करते हो तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का खतरा होता है ना, तो फ्री ट्रेड में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जो प्रोटेक्शनिज्म के फायदे हैं वो फ्री ट्रेड के नुकसान। क्या नुकसान है? पहला नुकसान, आप अगर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट नहीं करोगे ना तो ये तीन इंडस्ट्रीज आपकी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इन्फेंट इंडस्ट्री, जो नई नई इंडस्ट्री है जिनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री जो डूब रही है, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री जिसमें सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, लाइक वेपन्स एंड फूड, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट दिस इंडस्ट्रीज। एम्प्लॉयमेंट आपके मुल्क में शायद कम हो जाए, क्योंकि जब आप फ्री ट्रेड करोगे तो आपकी लेस एफिशिएंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, क्योंकि इम्पोर्ट से कॉम्पिटिशन है बहुत ज्यादा। ठीक है, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जब आप फ्री ट्रेड करते हो तो इंपोर्ट्स तो आपके लिए फ्री हैं, जाहिर सी बात है ना, टैरिफ तो नहीं देना है ना, कोई बहुत सस्ते इंपोर्ट्स हैं। नाउ यू विल फोकस ऑन ओनली दोस थिंग्स जिसमें आप अच्छे हो, क्योंकि आपको पता है जो चीज में अच्छा नहीं हो वो इंपोर्ट कर लूंगा। तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्पेशलाइजेशन। ऐसा ना हो कि आप सारे रिसोर्सेज एक ही चीज पे लगाते जा रहे हो और फ्यूचर में उस चीज की डिमांड कम हो गई तो रोड पे आ जाओगे आप। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ओनली वन थिंग। प्रोटेक्शनिज्म का एक बहुत बड़ा फायदा है कि ओवर स्पेशलाइजेशन नहीं होती, हर चीज बनाती है इकोनॉमी। फ्री ट्रेड का एक यहाँ पर जो है नुकसान ये है कि टैक्स रेवेन्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप टैरिफ वगैरह नहीं लगाओगे तो यू विल नॉट गेट एनी टैक्स रेवेन्यू। जब आप फ्री ट्रेड की तरफ जाओगे तो इंपोर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ जाएगा। और ये वाली जो आर्ग्यूमेंट है ना, एंटी डंपिंग आर्ग्यूमेंट, ये आप इवैल्यूएशन में भी यूज कर सकते हो कि फ्री ट्रेड अगर होगी ना तो डंपिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जब फ्री ट्रेड होगी तो डंपिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि चाइना जैसी कंट्रीज आपके मुल्क में आएंगी और अपना काम करके निकल जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने खुद टैरिफ नहीं लगाया। तो फ्री ट्रेड के कोई भी दो फायदे दो नुकसान, या तीन फायदे दो नुकसान, मैक्सिमम 5 पॉइंट्स पर डिटेल में समझाना है। एएस के बच्चे हो, ओ लेवल के बच्चे नहीं हो, खाली स्टेट करके मत आ जाना। तो मॉडल आंसर जो डल रहे हैं वो काइंडली उसको रेफर कीजिएगा, पिछले पेपर के अपलोड भी हो गए, दैट इज जून 2024 पेपर 2 वेरिएंट 1। सो यू नीड टू लुक एट दोज आंसर्स अगर आपको अपने आंसर इंप्रूव करने हैं। टॉपिकल भी सारे आपको करानी है और कराता जाऊंगा और भी। इवैल्यूएशन क्या है, क्या एक डेवलपिंग इकोनॉमी को किस तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल डेफिसिट इंक्रीज होगा, क्योंकि चाहे आप फ्री ट्रेड करोगे तो इंपोर्ट नहीं बढ़ेंगे। अब एक डेवलपिंग इकोनॉमी को किस राह पे जाना चाहिए, फ्री ट्रेड की राह पे जाना चाहिए या प्रोटेक्शनिज्म की राह पे जाना चाहिए? वन ऑफ द इजीएस्ट इवैल्यूएशंस हियर इज टू जस्टिफाई योर आर्गुमेंट एंड से दैट फ्री ट्रेड इज नॉट द वे टू गो एंड यूज द आर्गुमेंट ऑफ डंपिंग। आप बोलो भाई ये डंपिंग की वजह से फ्री ट्रेड की तरफ नहीं जाना है, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाना है। मैंने दो इवैल्यूएशंस आपके लिए लिखी हैं, सही है, उन दोनों इवैल्यूएशन में से कोई एक और एक छाप दोगे आप। पहली वाली मैं आपसे पढ़ रहा हूँ,
तो फिर दूसरी भी पढ़ूंगा, गौर से सुनना, आखिरी चीज है. In order to conclude, free trade is not always better than protectionism for a developing country that wishes to trade internationally. Now, you need to focus on developing country, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे. While free trade can provide developing economies with increased economic efficiency, access to new markets, and foreign investment, protectionism can help them protect their infant industries, generate revenue. A balanced approach that combines the benefits of free trade with protection of domestic industries may be the most effective strategy. This approach can involve the use of tariffs and other trade restrictions to protect domestic industries while also providing support for exports and foreign investment. Ultimately, the choice between free trade and protectionism depends on the specific needs and circumstances of each developing economy. ये पहली evaluation है. इससे बेहतर मुझे ये वाली लगती है जो मैंने दूसरी लिखी है. In order to conclude, free trade can help a developing economy grow by giving it access to international markets, cheaper goods, and new technology. But if local industries are not strong yet, they might not survive the tough competition from foreign companies. In this case, protectionism, for example, tariffs, can help infant industries grow and create jobs. However, if a country uses protectionism for too long, it can lead to inefficiency, higher prices, and less competition. So the best option might be to use protectionism only for a short time to support local businesses and then slowly move towards the free trade. This way, the country can protect its economy now, but still enjoy the long-term benefits of free trade. So you need to mention about the short run, long run consequences. डंपिंग की तरफ जाना इज अ वेरी इजी वे आउट. कुछ भी याद नहीं आ रहा तो डंपिंग आर्गुमेंट लिख देना जो क्लास में आपको सिखाई गई है. पर ये दो इवैल्यूएशंस आपको ये बता रही हैं कि आपको देखो इस लेवल पे जाना है. अगर आपको अपनी इवैल्यूएशन इंप्रूव करनी है तो ये दो तरह की इवैल्यूएशंस हैं, दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो. ठीक है, यही कर रहा है यूएस, यही कर रहा है बिल्कुल. ठीक है, वो यही तो आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ठप होते जा रही हैं तो हम क्यों इतना ज्यादा इंपोर्ट करें. तभी तो उसने इतने रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए. डेफिसिट्स है ना, उनको कम करना है उसको. ठीक है, तो दिस वाज जून 2024 पेपर 2 वेरिएंट 2. डू कंस्ट्रक्ट आंसर्स थोड़े बहुत, बाकी मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे.